पूरा पता चलता है क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्या सही बोल रहे हैं क्या गलत बोल रहे हैं। लेकिन जब भी वो बोलता है ना, मार्केट उल्टा ही बोलता है, वो कौन सही उल्टा? नहीं बोल रहा। बहुत बार हो चुका है इसका। कौन कौन उल्टा बोलता है? वो सिंघवी। अच्छा, चलिए कोई। बार मैंने उसकी फाइंड करके उसके हिसाब से डील लगाई थी, तीनों बार लॉस में गई। अच्छा, 3 दिन पहले हमने बोला था जब मार्केट 400 के आसपास, 350 के आसपास, तो हमने कहा था यहाँ से शॉर्ट कवरिंग का डेटा बन रहा है। एफआईआई की जो लॉन्ग पोजीशन थी वो सिर्फ 8-9% रह गई थी, और मैंने कहा था यहाँ से मार्केट अब जब भी भागेगी 200-200 पॉइंट रोज भागेगी, और उस दिन से 150 से 200 पॉइंट मार्केट रोज ऊपर है, और मार्केट 650 आ गई है 2 दिन में। ये सही है सर, बिल्कुल सही है। और तो कल मैंने अभी कल थर्सडे है, एक्सपायरी है, तो लास्ट स्ट्रेटजी बनाने वाला हूँ कल। ब्लास्ट नहीं के साथ ब्लास्ट भी बना सकते हो, वरना एक तरफ का व्यू लेके बैठ जाओ। अगर आपको लगता है मार्केट पॉजिटिव है तो खाली कॉल खरीदो, पुट खरीदो। मार्केट नेगेटिव जाएगी तो खाली पुट खरीद लो। एक तरफ का व्यू भी लेना सीखो, रिसर्च एनालिस्ट बन गए हो तो अपने व्यू रखो, है ना। ब्लास्ट स्ट्रेटजी वो बनाता है जिसे नहीं पता किधर जाएगी। कल ऐसा कोई इवेंट तो है नहीं कि दोनों तरफ में से किसी एक तरफ जाएगी, ब्लास्ट होने वाला है कोई। कल तो अपना व्यू बनाओ, डेटा देखो, चार्ट्स देखो, ओपन इंटरेस्ट देखो, पीसीआर देखो, और सब चीजों को चेक करने के बाद ये डिसाइड करो मार्केट किधर जाएगी। कल सर वो उसका भी है ना रिजल्ट, जुबिलेंट फूड का। बहुत सारी कंपनीज का है। अब मैंने वो लिया हुआ था मन्नमपुरम ना, मुथूट मुथूट फाइनेंस। उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया है, मैंने ले रखा है। और थोड़े बहुत नहीं ले रखे, 6 लॉट है मेरे पास एक ही अकाउंट में। अब देखते हैं कल क्या होएगा। रिजल्ट उसका भी बढ़िया आने वाला है। देखते हैं, जुबलिएंट फूड के ज्यादातर रिजल्ट अच्छे आ नहीं रहे थे पिछले कुछ टाइम से। इस बार देखते हैं क्या होता है, क्योंकि उसने रॉयल्टी फीस बढ़ा दी थी, अब रॉयल्टी महंगी होने की वजह से उसके मार्जिन कम हो गए थे। पतंजलि निकाल दिया आपने क्या सर? हाँ, पतंजलि से मैं निकल गया था 1850 के आसपास। मैं बहुत ज्यादा दिन के लिए नहीं, मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करता, मैं कभी भी मैं ट्रेडिंग करता हूँ। मेरी मैक्सिमम पोजीशन होती है 15 दिन, बस इससे ज्यादा तो मैं रखता ही नहीं हूँ कुछ। कभी लॉस में फंस जाए पोजीशन तो 1 महीना, 1.5 महीना, 1.5 महीने से ज्यादा तो मैं लॉस वाली पोजीशन भी नहीं रखता, मैं लॉस काट के किसी और में घुस जाता हूँ। तो है सर, एकदम से कोई भी उठेगा नहीं इतनी जल्दी से भी वो लॉस कवर कर जाए 1.5 महीने का जहाँ। देखो, जिद करके कोई फायदा नहीं कि मैंने इसमें लॉस किया है तो मैं इसी में पूरा करूंगा, वो कभी होगा ही नहीं। ऐसे ऐसे शेयर हैं कि जो 2-2 साल से उल्टा आधे हो गए बढ़ने की जगह। तो जब आपको दिख गया है कि भैया जो ट्रेड मैंने लिया वो गलत पड़ गया है, तो उसे एक्सेप्ट कर लो कि मेरे से गलती हो गई, नुकसान बुक करो, और दिमाग हमारे अंदर है कहीं और से कमा लेंगे। अगर हमने 10 जगह पर 10-10 हजार कमाए, 1 लाख कमा लिए, और एक जगह पर फंस गए, 20 हजार का लॉस हो गया, तो ये मान लो ना 1 लाख कमाए 20 हजार चले गए तो क्या हो गया। लेकिन अगर आप उस 20 हजार को कवर करने के लिए बैठे रहोगे, उसके अंदर हो सकता है वो 40 हो जाए, फिर 50 हो जाए, फिर 1 लाख हो जाए। तो जो 1 लाख कमाए तो सारे एक में ही घुस जाएंगे। फिर आप सोचोगे 20 हजार पे तो मैं निकला नहीं, अब 1 लाख पे तो बिल्कुल नहीं निकलूंगा। फिर आप उसे बैठे रहोगे लेके, जो 5 साल तक आप अपना जीवन का चैन खो गए, टेंशन में आ गए, मैं लॉस में हूँ, मैं लॉस में हूँ, और 1 साल तक वो कैपिटल बंदी रह गई। जो आप प्रॉफिट कर सकते थे वो नहीं किया। अरे लॉस भी कर सकते थे, नहीं किया तो टेंशन तो ना होती, लेकिन वो टेंशन तो खत्म हो जाती है ना। जिस दिन आप लॉस बुक करते हो उस दिन टेंशन खत्म हो जाती है, वो टेंशन होती है शाम तक। अरे यार आज मैंने 50 हजार बुक कर लिए, खाना खाने का मन नहीं कर रहा, वो शाम तक। अगले दिन फिर रिफ्रेश। ये सही है सर, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। एक्सेप्ट करना और चाहिए। सेकंडली सर, मैंने एक बात और पूछनी थी, जो मैंने सेंसस का भेजा तो वहां पे सारा उसका थीटा का सब जीरो था। तो एक्सपायरी हो गई थी ना, जब एक्सपायरी हो गई उसमें तो थीटा है ही नहीं अब। सर 2 बजे का टाइमिंग था, 1 से 2 बजे के बीच। देखिए 3:30 बजे एक्सपायरी होनी होती है, तो 2 बजे थीटा लगभग सब चीजों में जीरो हो जाता है, सिर्फ एट द मनी में बचता है। एट द मनी में थीटा बचता है थोड़ा थोड़ा, बाकी सब में तो जीरो के बराबर हो ही जाता है। एट द मनी में भी जीरो हो गया था, नीचे बस बचा हुआ था, नीचे थोड़ा वो शो करता था आगे, 7 ऊपर 7 नीचे, वहां पे शो करता इसीलिए था। बाकी तो, एट द मनी बिल्कुल जीरो। हाँ, तो जब थीटा जीरो हो जाए तभी खरीदने का फायदा है, क्योंकि अब थीटा की तो टेंशन ही नहीं है। तभी जीरो हीरो कॉल ली जाती है, या तो जीरो होगी अब या हीरो होगी।
थीटा की वजह से लॉस नहीं होगा, आपका होगा डेल्टा की वजह से। अगर आपका व्यू ठीक था, मान लीजिए आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगी, आपने कॉल खरीद के बैठ गए, तो अब अगर मार्केट ऊपर गई तो प्रॉफिट होगा, थीटा की वजह से नुकसान नहीं होगा। इसीलिए लोग 2 बजे ही जीरो हीरो कॉल लेते हैं एक्सपायरी के दिन। भैया 10 500-700 रुपए की मिल जाती है भैया, तो जीरो हो जाएगी, या 500 के 2000 हो जाएंगे। टारगेट भी उनका छोटा ही होता है, 500 लगा के 1000 मिल जाए बहुत है। तो वो लोग क्या करते हैं, जिसको 5000 लगाने हैं वो 10 लॉट खरीद लेता है, और फिर या तो 5000 चले जाते हैं, या उसके 5 के 10 हो जाते हैं। तो एक तरह का सट्टा हो जाता है उनके लिए, भाई या तो आज 5000 गए या 10,000 आए, जैसे ही वो 3 गुना ही वो निकल जाते हैं। ये सर कल ये कैसे खरीदते हैं सर, एक बार एंजल वन में बताइए ना। एंजल वन में ही बताएं, ऐसे नहीं समझेगी। चलिए बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए अभी निफ्टी चल रही है 24,700। अब कल क्या है, कल है आपकी निफ्टी की एक्सपायरी। तो जब 2 बज जाएंगे तो निफ्टी की कॉल बहुत सस्ती चल रही होगी, 24,700 की कॉल चल रही होगी 20 रुपए की। मतलब एट द मनी की कॉल 20, 25, 30 रुपए में मिल जाएगी। चलो एग्जाम्पल के लिए 30 रुपए मान लेते हैं। 30 रुपए का मतलब कितना, 2,000 रुपए की, है ना। 2 बजे के लगभग अगर आप एट द मनी की कॉल खरीद रहे हो 30 रुपए की मिल जाएगी। अगर मार्केट में 50 रुपए का भी मूव आ गया निफ्टी में, तो आपकी कॉल डबल हो जाएगी। और यदि पुट भी खरीद लें तो? हाँ, जो भी चीज खरीदोगे। मान लीजिए निफ्टी चल रही है 24,700 की, एक्सपायरी वाले दिन 2 बज गए, 2 बजे 24,700 की कॉल और 24,700 की पुट। आपकी स्क्रीन में नहीं दिख रही है सर। जैसे आपका एग्जांपल देखते हैं सर, बैक टेस्टिंग आज एक्सपायरी थी। आज किस चीज की एक्सपायरी थी? निफ्टी की। आज थर्सडे था क्या? हाँ, तो आज ही करना था ये। चलो मैं दिखा देता हूँ। नहीं सर, आज बुधवार है, हाँ, सॉरी। कल है ना। चलो आपको एंजल दिखाई देता हूँ, उसके बिना आपको मजा नहीं आएगा। ओहो, ये तो लॉगिन करना पड़ेगा। अरे मोबाइल ले जाओ यहाँ से। ये तो कॉर्डलेस टाइप आवाज आ रही थी जो पहले फोन चलते थे। प्रियांशी, फोन लेके जा से, ले जाओ। ये खोल दिया मैंने। अब अगर निफ्टी की बात करते हैं, ये रही ऑप्शन चेन, और इस टाइम 24,620 रुपए चल रहा है। अगर हम 600 की कॉल आज भी ले रहे हैं तो देखो हाँ जी, ये मैंने निफ्टी की ऑप्शन चेन खोल दी, और अगर हम देखें 24,620 रुपए चल रही है। अगर हम 24,600 की कॉल भी लेना चाहें तो 36 रुपीज की मिल रही है, यानी कि 20 रुपए तो उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू है, 16 रुपए का प्रीमियम है। पुट की अगर सॉरी पुट अगर हम देखते हैं 24,600 की तो 36 रुपए की मिल रही है, और कॉल देखें तो 81 सोने का स्क्रीन शेयर नहीं है। शेयर कीजिए। श्योर रह गई आज। ये देखिए, अब ये मैंने निफ्टी की कॉल और पुट दिखा दिया आपको। 24,620 चल रही है। अगर हम 600 की पुट खरीदे 36 की है, और कॉल खरीदे तो 81 की, दोनों तरफ मिला के हो गया 116 रुपए। 116 रुपए जब 2 बजेंगे ना, तो ये प्रीमियम कम हो जाएगा। ये प्रीमियम 2 बजे के आसपास कम हो के दोनों तरफ का 20-25 रुपए रह जाएगा। अब एग्जाम्पल के लिए हम ऐसा कर लेते हैं, एट द मनी का प्रीमियम हमारे को कॉल 25 रुपए की मिल गई, तो आपने क्या करा, 25 रुपए की कॉल खरीद ली। अब अगर मार्केट में 50 का मूवमेंट है, उस टाइम डेल्टा जो हो जाएगा वो 0.9 के आसपास हो जाता है एट द मनी का, क्योंकि एक्सपायरी आज ही है, 0.5 नहीं रहेगा। अब जो 2 बजे है, डेल्टा 0.8 0.9 हो जाएगा एट द मनी का, क्योंकि बिल्कुल एक्सपायरी आज ही है, तो उसमें थीटा तो है ही नहीं, सारा डेल्टा ही है। तो डेल्टा का रेशो बढ़ जाएगा, वो 0.9 के आसपास हो जाएगा। अब अगर निफ्टी 50 पॉइंट बढ़ेगी तो ये 25 से 45 पॉइंट बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका 70 रुपीज। तो आपके 50 पॉइंट बढ़ने से ही 45 पॉइंट का प्रॉफिट होगा, और अगर 50 पॉइंट गिर गया तो सिर्फ 25 ही पॉइंट जाएंगे। जरा ध्यान समझिए। एक बंदा कह रहा है मैं 24,700 पे निफ्टी बाय करूंगा फ्यूचर, तो मैं उसे कहूंगा अरे यार तू बेवकूफ है, तेरे को क्या लग रहा है? वो कह रहा निफ्टी चली जाएगी 24,900। मैंने कहा 24,900 जाने से तुझे क्या होंगे, 200 पॉइंट प्लस। ठीक है, तू इसकी जगह पर 24,700 की कॉल खरीद ले।
एट द रेट ऑफ 24,700 जाने से तुझे 175 का प्रॉफिट हो जाएगा। 25 ही पॉइंट तो कम हुए, कोई बात नहीं, लेकिन अब सोच अगर 24,700 की जगह 24,500 चली गई तो यहां पर तुझे 200 पॉइंट का नुकसान होगा, यहां पर 25 ही पॉइंट का नुकसान होगा। तो किस में फायदा है? कॉल में सर, कॉल खरीदने में ये 25 रुपए देने में पड़ेगा। 25 ही रुपए देने पड़ेंगे। दूसरी बात, ये वाले 24,700 कमाने, ये वाली 24,700 खरीदने के लिए 2 लाख रुपए देने पड़ते हैं, और ये वाली 25 रुपए देने के लिए कितने देने पड़ते हैं? लगभग 2,000 रुपए। तो 2,000 रुपए लगा के 4,000 बच जाए वो ज्यादा बढ़िया है, या 2 लाख लगा के 4,000 बच जाए वो ज्यादा बढ़िया, या 15,000? चलो, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा है, कॉल भी कम है, रिस्क भी कम है, और प्रॉफिट सेम है। प्रॉफिट सेम इसलिए क्योंकि उसका डेल्टा 0.9 हो गया। जब डेल्टा 0.9 हो गया तो लगभग प्रॉफिट सेम हो गया। तो ऐसे टाइम पर जब बिल्कुल एक्सपायरी पास होती है तो डेल्टा राइड करने के लिए हम लोग जीरो हीरो कॉल बनाते हैं। जीरो हीरो का मतलब टाइम बहुत कम है, अब या जीरो हो जाएगी, 25 रुपए खत्म हो जाएंगे, या 25 के 100 बन जाएंगे। सर अभी यदि 2 बजे बिल्कुल जैसे घड़ी में 2 बज रहा है, अपन कॉल भी ले लें और पुट भी ले लें तो 50 रुपए तो क्या होगा सर? 50 रुपए का रिस्क हो जाएगा। 25-25 दोनों ले लिया आपने, 50 रुपए का रिस्क हो गया। अब किसी भी एक साइड 50 रुपए तक तो प्रॉफिट होगा ही नहीं। 50 रुपए से बड़ा मूव आ गया लास्ट के 2 घंटे में तो प्रॉफिट हो जाएगा। मैं आपको बताता हूं, मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि कुछ लोगों को मैं जानता हूं, वो क्या करते हैं, एक्सपायरी के दिन रोजाना वो 50 रुपए अपने लगा देते हैं दोनों तरफ, और फिर बैठ जाते हैं, और वो कसम खा लेते हैं जब तक ये 50 के 200 नहीं होंगे हम निकलेंगे ही नहीं। ठीक है, तो उनका कहना ये है कि 10 में से 2 या 3 बार ऐसा होगा कि 50 के 200 हो जाएंगे। तो उनका ये कहना है कि 10 में से 7 बार हमें लॉस होगा 50 रुपए का, टोटल लॉस हुआ 350 का, लेकिन 10 में से 2 बार हमें प्रॉफिट होगा जब ये 50 के 200 हो जाएंगे। तो 10 में से 2 बार जब प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट हो गया 400 का, और लॉस हुआ 350 का। तो अल्टीमेटली 50 रुपए के प्रॉफिट में ही रहते हैं वो। और वो कह रहे कभी कभी ये रेशो 2 की जगह 3 भी हो जाता है, 3 की जगह 4 भी हो जाता है, तो हमें ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है। तो वो एक तरह का जुआ खेलते हैं। अल्टीमेटली वो नो प्रॉफिट नो लॉस में, या लॉस में या प्रॉफिट में, कभी इस तरह से रह जाते हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा आप हर बार करो, लेकिन अगर आपको लगता है मार्केट में मूवमेंट ज्यादा हो रही है तो उस दिन आप बना सकते हो। अगर मान लो पूरे दिन 2 बजे तक मार्केट शांत रही, ऑप्शन डेटा देखोगे आप, ओपन इंटरेस्ट देखोगे, अगर ओपन इंटरेस्ट जो है बहुत ज्यादा कम हो रहा है तो आपको पता है मार्केट वहीं वोलेटाइल नहीं होने वाली। लेकिन अगर ओपन इंटरेस्ट में लड़ाई हो रही है, कॉल में भी 10 लाख करोड़ बैठे हैं, पुट में भी 10 करोड़ बैठे हैं, मतलब झगड़ा चल रहा है कहाँ एक्सपायरी होगी, उस दिन आप ये ब्लास्ट स्ट्रेटजी बना के पैसा कमा सकते हो। ये चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। जब आप मार्केट में बैठोगे, रोजाना करोगे, तो आपको पता लग जाएगा कब मार्केट में मूव आएगा और कब नहीं। आप अगर आज का मुथूट फाइनेंस का चार्ट देखोगे तो मुथूट फाइनेंस पूरे दिन गिरा और फट से बड़ी बड़ी छलांग लगा के ऊपर गया। मैं मुथूट फाइनेंस लेके बैठा था और मुझे पता था रिजल्ट बढ़िया आएगा, और रिजल्ट देखो बढ़िया आ गया। अब देखते हैं कल क्या होता है। मेरे पास 6 लॉट है, मतलब मुझे ऐसा लगता है, और 6 कॉल है मेरे पास, लॉट नहीं है, 6 कॉल है, मतलब 40-50 हजार रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं मैंने। देखो दिखाऊं, इसमें दिखा देता हूँ। 1 लॉट तो मैंने अपने अकाउंट में लिया हुआ और 6 लॉट मैंने किसी क्लाइंट के अकाउंट में लिया हुआ है। तो ये अपने अकाउंट वाला दिखा रहा हूँ मैं आपको, मुथूट फाइनेंस ये रहा। अभी मुझे इसमें 1600 रुपए बच रहे हैं एक ही लॉट में। मेरे लगे हैं इसमें सिर्फ 8,000 लगा के 1600 तो मुझे इंट्राडे में ही बच रहे हैं, और अगर कल को भाग गया तो 20,000 भी दे सकता है। सर इसका ये एक्सपायरी कल तक का ये वैलिड नहीं, इसकी एक्सपायरी तो 31 अगस्त की है, पूरे महीने की है। पूरे महीने? तो भी मैंने 8,000 रुपए में ले रखी है। 8,000 रुपए लगा के अगर मुझे 8,000 भी मिल जाए तो बहुत है, लेकिन रिजल्ट इतने बढ़िया आए, कल को 10% की गैप ना लगाते, 5% तो चढ़ ही जाएगा। कॉल बाय किया है ना सर? मैंने कॉल बाय किया है इसका, क्योंकि रिजल्ट अच्छा लग रहा था मुझे आएगा। मुझे लग रहा है रिजल्ट इतने ज्यादा बढ़िया आए हैं, इतने ज्यादा बढ़िया आए हैं कि मुझे लग रहा है कल को 5% तो भाग ही जाएगा, 10 भी भाग सकता है। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 2-4 बंदों ने कह दिया ऐसे खरीदो खरीदो तो 20% ना भाग जाए। मतलब ये एक कॉल ही मेरे को कुछ भी दे सकती है। बाकी देखते हैं, अभी मैंने ध्यान से रिजल्ट देखे नहीं है, लेकिन जैसा रिजल्ट देखा ही लिखा हुआ था, 90% प्रॉफिट बढ़ गया। पिछली बार से प्रॉफिट डबल हो गया लगभग। तो सर वो हीरो और भागेगा। सर आप ये डाटा में लिया थे ना सर? और ये डेटा में आया था, मैंने, मेरे को नहीं पता था इसका रिजल्ट आएगा कि नहीं। ये तो 3% की स्ट्रेटजी में आया था, मैंने तो तब लिया था, फिर मुझे पता चला इसके रिजल्ट आने वाले हैं, तो लिए रखा था। तो देखो, दिमाग लगाने दो ऑपरेटर को। हम ऑपरेटर की पूंछ पकड़ के चलेंगे, जहां ऑपरेटर जाएगा हम पीछे पीछे। वेरी नाइस सर इसका जो हम शीट बनाते हैं उसमें इसका आज आया था कुछ डाटा वगैरह?
हाँ मैंने भेजी भी थी शीट भी, तो शायद शेयर कर दी थी, नहीं करी होगी तो कर दूंगा। आज 2-3 चीजों में बना, आज तो डेटा बहुत सारी चीजों में बना, नेगेटिव बना लेकिन सब में मुझे नेगेटिव लग रहा है। सर आज का शीट वो आपको कैसे लगा कि वहां पे ऑपरेटर ये करेगा, या आपने वैसे कॉल पाई की? नहीं नहीं, मैंने जब ऑपरेटर का डेटा बना उसमें मुथूट में, तो मैंने चेक किया, एक दिन पहले भी मुथूट बढ़ा हुआ था और जिस दिन शीट आई उस दिन भी बढ़ा हुआ था। मैंने कहा पॉजिटिव डेटा खरीद के बैठ जाओ, मैं तो यही करता हूँ भाई। जिस भी चीज में डेटा बनता है मैं देख लेता हूँ 2 दिन में क्या हुआ उसमें, कल और आज में थोड़ा बहुत चार्ट देख लेता हूँ, थोड़ा बहुत ऑप्शन चेन देख लेता हूँ, थोड़ा बहुत पीसीआर देख लेता हूँ। सारी चीजें चेक करने का मुझे लगा यार ये पॉजिटिव डेटा लग रहा था मुझे, पीसीआर देख के भी, चार्ट देख के भी, पिछले 2 दिन का डेटा देख कर भी, और ऑप्शन चेन देख कर भी मुझे हर तरह से पॉजिटिव लग रहा था। चारों चीजों से पॉजिटिव लगा। मैंने आंख बंद करी, उठा के खरीद लिया। अपने अकाउंट में वाइफ को दे दिया हुआ अकाउंट, तो उसमें पैसे कम रखे हुए हैं, तो उसने 1 लॉट खरीदा। क्लाइंट के अकाउंट में बहुत सारे पैसे थे तो 6 लॉट खरीद लिए। सर वो हीरो जीरो में मेरे को ये धीरज जी आप अपनी कुछ पहले, जो हीरो जीरो वाली स्ट्रेटजी है उसमें जो आपका जो गामा है वो क्या रोल प्ले करता है डेल्टा के साथ? देखो गामा पढ़ने की जरूरत नहीं है। गामा क्या है? चेंज इन डेल्टा, मतलब डेल्टा ही तो है, तो उसे अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे डेल्टा भी आपका मान लीजिए किस चीज का 0.5 है, जैसे जैसे मार्केट बढ़ेगी उसका डेल्टा 0.6 0.7 हो जाएगा। इसी को गामा बोलते हैं कि 0.5 से 0.6 हो गया, इसी को गामा बोलते हैं। यानी कि जब डेल्टा की वजह से ज्यादा ही प्रॉफिट हो जाए तो उसे डेल्टा का प्रॉफिट ना बोल के गामा का प्रॉफिट बोलते हैं, क्योंकि वो डेल्टा चेंज होने की वजह से प्रॉफिट हो गया। तो सर उसको गामा ब्लास्ट इसी को बोलते हैं? हाँ, डेल्टा ब्लास्ट ही जब बड़े लेवल पे होता है उसे गामा ब्लास्ट बोल देते हैं, क्योंकि वो डेल्टा के साथ साथ गामा का प्रॉफिट भी है उसमें। क्योंकि जब आइटम बढ़ गई तो उसका डेल्टा भी तो चेंज हो गया ना। तो पहले तो डेल्टा ब्लास्ट हुआ, डेल्टा ब्लास्ट होते 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 वो गामा ब्लास्ट हो गया। यानी कि एक पॉइंट तक तो डेल्टा ब्लास्ट होता है, उसके बाद डेल्टा भी चेंज होता है तो प्रॉफिट बहुत तेजी से बढ़ता है, फिर उसे गामा ब्लास्ट बोलते हैं। मान लीजिए तो उसमें से थीटा है वो फिर और ज्यादा हो जाता है नेगेटिव, या फिर खत्म हो जाता है? मान लीजिए आपने 100 रुपए पे कोई शेयर था, 100 रुपए की कॉल खरीद ली। जब 100 रुपए की कॉल खरीदी उसका डेल्टा 0.5 था, लेकिन जैसे ही वो 102 होएगा, तो अभी तक 102 होने तक तो वो 50 पैसे के हिसाब से बढ़ रहा था, तो 2 रुपए बढ़ने से वो 1 रुपया बढ़ा होगा। लेकिन जैसे 102 होगा, 102 होने पर उसका जो डेल्टा है वो 0.5 से बढ़ के हो जाएगा 0.7। अब 1 रुपया बढ़ने पे 70 पैसे बढ़ेगा, तो उसमें 50 पैसे का जो प्रॉफिट है वो तो डेल्टा का है, 20 पैसे का जो प्रॉफिट है वो गामा का है। तो 100 से 102 तक तो उसमें डेल्टा ब्लास्ट हुआ था, लेकिन 2 से 104 जाने पे हम कहेंगे गामा ब्लास्ट हो गया, और 4 से अगर वो 6 हो गया तो गामा ही है फिर सारा आगे तक, फिर तो अल्टीमेटली फिर थीटा की उसमें सर थीटा की क्या पोजीशन रह जाएगी? थीटा थीटा हो जाएगा क्या? अगर ये सब काम एक ही दिन में हो गया तो एक दिन में क्या थीटा, एक दिन में कितना थीटा रेखा होगा? 50 पैसे 25 पैसे, वो तो होना ही होना। तो फिर ये सारा इम्प्लीमेंट हीरो जीरो जो है वो स्ट्रेटजी में इम्प्लीमेंट हो सकता है? हीरो जीरो स्ट्रेटजी में थीटा तो होता ही नहीं। अरे हमने हीरो जीरो में भी तो बताया आपको, आप कह रहे थे डेल्टा पूरा 1 का 1 है, थीटा 0 है। तो हीरो जीरो स्ट्रेटजी में थीटा तो है ही नहीं, बस डेल्टा और गामा ही चलता है, उसमें गामा ही होता है सारा। हीरो जीरो स्ट्रेटजी में क्या होता है कि एक्सपायरी बिल्कुल पास है, 50 पॉइंट से ही गामा ब्लास्ट होगा, वहां पर 100-200 पॉइंट की जरूरत नहीं है, सिर्फ 50 पॉइंट ऊपर नीचे होगा गामा ब्लास्ट हो जाएगा। तो पास के एक्सपायरी में गामा जल्दी चलता है, तो डेल्टा गामा बहुत तेजी से चलेंगे, थीटा है ही नहीं। अगर आप तो गामा तो डेल्टा डेल्टा 0.5 से 0.9 तक चलेगा। 0.9 नहीं चलेगा मैडम, जब आप एट द मनी लोगे ना। अब देखो हाँ 0.9 हो जाएगा 0.9 नहीं है, तो इमीडिएटली। सर दोनों साइड पे एक बार लिख के बता दीजिए ना। मैं यहाँ पर एक मिनट सर, एक और यदि 50 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा ये देखिए 24 हिस्सों की कॉल का डेल्टा कितना है? 0.55। आज 0.55 है, कल को ज्यादा हो जाएगा। ये जो कल को 2 बजे देखोगे तो इसका डेल्टा 0.8 0.9 पे चला जाएगा एट द मनी का ही। आज भी देखो 0.5 से ज्यादा है। जैसे जैसे वैसे डेल्टा की वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, सर दोनों साइड का ले लिए अपन ने, कॉल भी और पुट भी, हाँ। तो प्रॉफिट होने के चांस कितने परसेंट है? और मार्केट से 20-25 पॉइंट ऊपर, यदि मान लीजिए मार्केट 25 पॉइंट ऊपर होती है या 25 पॉइंट नीचे होती है? 25 पे तो नहीं होंगे, आपने 25 रुपए तो प्रीमियम ही दिया है ना, तो जितना प्रीमियम होता है उससे ज्यादा का हमें मूव चाहिए होता है। मान लीजिए आपने 25 रुपए कॉल का प्रीमियम दिया, 25 रुपए पुट का दिया, तो 50 रुपए तक तो आपको प्रॉफिट ही नहीं होगा, तो 50 रुपए के मूव तक तो प्रॉफिट होगा ही नहीं।
50 से ज्यादा का मूव आएगा तो आपको प्रॉफिट, जितना बड़ा मूव आएगा उतना ज्यादा प्रॉफिट। मुझे ऐसा लगता है बड़ा मूव आएगा और पॉजिटिव साइड आएगा। मुझे ऐसा लगता है कल पॉजिटिव साइड मूव आएगा और रिस्क वाले ट्रेडर कॉल लेकर बैठ सकते हैं सुबह ही। कम रिस्क लेने वाले कॉल और पुट दोनों ले लें, तो फिर जिधर भी मूव आएगा उन्हें प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर मूव नहीं, उसने 50% उसने जो टैरिफ वो भी लगा दिया है, तो उसकी वजह से तो फिर ये बीच में ही रह गया ना। कहाँ रह गया बीच में? 50% टैरिफ उसने कल लगा दिया था, आज तो मार्केट बढ़ गई। उसके टैरिफ से मार्केट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सबको पता 2-4 ले लेगा। टैरिफ तो पुराना हो गया सर, अब टैरिफ तो पुरानी हो गई बात, अब उससे डरना छोड़ दो। सब मोदी जी जा रहे हैं अमेरिका, मिलके आएंगे, और अभी जा रहे हैं 10 दिन बाद चीन। अगले महीने जा रहे हैं वो तो। हाँ, अगले महीने अमेरिका जा रहे हैं और अभी 10 दिन बाद जा रहे हैं चीन। चीन भी शायद अगले महीने ही जा रहे हैं। नहीं सर, अब भी जा रहे हैं। 15 अगस्त में कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, ऐसा मैंने सुना है। और एग्रीकल्चर पे तो बहुत बड़ा ऐलान करने वाले हैं शायद, वो शायद सब्सिडी ना बढ़ा दें। राधा जी आपकी क्वेरी बोलिए। सर अभी भी मुझे फाइनेंस ले सकते थे? मैम सुबह को बढ़ के ही खुलेगा, वो हो सकता है सुबह को कैप लगा के ही खुले, ओह कम टाइम से पहले करना होते हैं। यस। चलिए, इस वाले एनालिसिस को बोलते हैं रिजल्ट एनालिसिस। देखिए मैं आपको एक शीट बता दूंगा, वहां पर पूरा का पूरा कैलेंडर होता है, कब कौन से दिन किस कंपनी का रिजल्ट आएगा। आप उस कंपनी की रिसर्च कर सकते हैं पहले से कि पिछले बार इसका प्रॉफिट कैसा आया था और इस बार क्या चांसेस अच्छे आने के, बुरे आने के। और अगर आपको लगता है इसके प्रॉफिट अच्छे आएंगे तो आप कॉल लेके बैठ सकते हैं, और अगर आपको लगता है बुरे आएंगे तो आप उसकी पुट लेके बैठ सकते हैं। और अगर आपको ये लगता है जैसे एंजल एक कंपनी, उसके रिजल्ट अच्छे आते हैं या बुरे, चाहे अच्छे आए चाहे बुरे, वो 5% की चाल दे देती है। अच्छे आएंगे तो 5% बढ़ जाती है, बुरे आएंगे तो 5% घट जाती है। तो एंजल के कंपनी से एक दिन पहले ब्लास्ट स्ट्रेटजी बनाकर चले जाओ उसके अंदर, क्योंकि वो वोलेटाइल शेयर है, वो 5% से कम चलता ही नहीं है। या तो 5% भागता है या 5% गिरता है अपने रिजल्ट के दिन, तो आप उस कंपनी को ले सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं बताऊं मन्नमपुरम जो मैंने ली है, ये भी वॉलेटाइल कंपनी है। अगर इसके रिजल्ट अच्छे आ जाते हैं तो ये 5-7% ऊपर, और अगर बेकार आ जाते हैं तो 5-7% नीचे, और फिर अगले 1-2 दिन तक भी ऊपर नीचे चलता रहता है इसका। तो ऐसा नहीं कि कल परसों भी होगा। अगर आज अच्छे आ गए मान ले रिजल्ट, तो कल तो चलेगा ही चलेगा। अरे गेट बंद करके जाओ रे आंशी। अगर मान लीजिए अच्छे रिजल्ट आए हैं तो कल तो प्लस होगा ही होगा, परसों भी हो सकता है, लेकिन रिस्की शेयर है। दूसरी बात मैं लिख कर दे सकता हूं, कल वो बैन में आ जाएगा। मन्नमपुरम के शेयर में कल इतनी ज्यादा पोजीशन बनेगी कि कल ही वो बैन में आ जाएगा। ये भी मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इसे बहुत लंबे टाइम से होल्ड किया हूँ, मुझे पता है इसकी चाल का, मुझे बहुत टाइम से पता है। मैं बहुत हर बार खरीदता हूँ इसे, और मुझे ये भी पता है प्रॉफिट में ही रहेगा। अच्छा कंपनी है, अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी है इसकी। 40 से 50% प्रॉफिट मिलने की चांसेस तो मुझे पहले से ही पता था, लेकिन 90% बढ़ गई, ये पॉजिटिव है। 50% तो पहले से थे कि बढ़ जाएंगे, 50% बढ़ता तो मैंने कहता अच्छा है रिजल्ट। 50 तो मुझे भी पता था बढ़ेगा, लेकिन 90% बढ़ गई, ये बहुत बढ़िया हुआ। चलिए खैर, और आपने लिया सर, और यदि वो बैन में आ गया तो क्या होगा? कोई बात नहीं, बैन में तो कल से आएगा ना, परसों से बैन होगा। कल तो बेच सकता हूँ, खरीद सकता हूँ, कल तो चलेगा काम उसमें। कल को पोजीशन उसकी 95 से ऊपर होंगी, जब से ऊपर होंगी तो परसों से बैन में आएगा। मैं कल ही निकल जाऊंगा अगर बैन में आ गया। मैं तो बैन वाली शीट में जाके चेक, जैसी 95 होंगी मैं निकल जाऊंगा। जी राधा मैम बोलिए क्वेरी। सर मिड कैप में एक बार हमारा थोड़ा सा लॉस है सर 50,000 का, तो मिड कैप में कैसा लगाने का, एक बार पुट बाय करने के लिए कैसा करना है सर, वो तो बता दीजिए ना। तो बाय करना चाह रहे हैं? हाँ, कितना बाय कर सकते हैं? मेरे हिसाब से तो मार्केट पॉजिटिव रहेगी कल। ये मिड कैप में गए, मिड कैप में जाने का तो ऑप्शन चेन में गए, और जोन सी पुट खरीदनी है खरीद लो। मान लीजिए आपको करंट की 700 की पुट खरीदनी है, यहाँ पर जाके बाय पे क्लिक करो, यहाँ पर एक लॉट करो और खरीद लो। जिसके अकाउंट में 21,000 वो खरीद लेगा। अभी तो ऊपर जा रहा है ना सर? ऊपर जा रहा है तो कॉल खरीद लो। ओके, इधर है। हाँ स्मॉल बाय ओके। किसी की कोई क्वेरी, क्वेश्चंस किए हो किसी ने? कोई क्वेरी हो तो बता दीजिए। सर निफ्टी में भी अपन ये 500 ऊपर 500 नीचे कर सकते हैं? निफ्टी में ही करते हैं। ये नहीं, मिड कैप में मिड
मिड कैप में 2% देख लो कितना होता है। मिड कैप चल रहा है आपका 12,600, नहीं इसमें तो 250 पॉइंट ऊपर 250 पॉइंट नीचे कर सकते हो, 300 कर लेना। सस्ती आइटम है ना ये, 2% ऊपर 2% नीचे करना होता है, तो 300 पॉइंट कर लेना मिड कैप में। तो फिर 1000 पॉइंट का कितने परसेंटेज हो गया? 1000 पॉइंट तो किस चीज में? निफ्टी में 1000 पॉइंट ऊपर, वो जैसे दूर दूर की कॉल 4%। 4%। परसेंटेज तो आप अपने आप निकाल लोगे। नहीं, वो जो सेफ है वो 4%, जो थोड़ा और रिस्क ले सकते वो 2% पे आ जाएंगे। लेकिन 4% तो मिलता नहीं है, बहुत माइनर सा मिलता है। एक लॉट पे 30 रुपए 50 रुपए मिलते हैं बस पर डे के। सर जैसे 21 तारीख की एक्सपायरी है ना, ऐसे राघव सर तो लेके रखते हैं ना ऐसे, वो 1000 पॉइंट ऊपर नीचे का। हाँ, वो तो उसकी कैपिटल बहुत ज्यादा है ना, 3 करोड़ की कैपिटल है, उसे एक लॉट में 50 रुपए भी मिले तो भी रोज के 20,000 हो जाते हैं। वो कहता है 20,000 आगे बहुत है। अरे उसे 2,000 5,000 आ जाए वो खुश है। 2,000 5,000 अगर रोज आ रहे हैं तो 1.5 लाख रुपए महीना हो गया, बहुत है। वो उस हिसाब से सेटिस्फाई है। हाँ भाई, उसका खर्चा कुछ है नहीं, पूरा कंजूस दोस्त है मेरा। उस दिन जब मैंने इनवाइट किया था ना, मैंने कहा आपने आना है, मैं रिकॉर्डिंग सुना सकता हूँ आपको, लेकिन दोस्त की रिकॉर्डिंग वायरल ना हो जाएगा इसलिए नहीं दे रहा हूँ। तो मैंने उससे कहा यार तुझे कल को ना क्लास में आना है। हाँ हाँ आ जाऊंगा, तेरे घर खाना खा लूंगा अपने आप ही। मैंने कहा हाँ हाँ खा लियो। कह रहा खाऊंगा बाहर रेस्टोरेंट में ले जाके। मैं कहा मैं घर में बनवाऊंगा, मेरी भी बहुत बढ़िया खाना बनाती है। चलो ठीक है, घर पे ही खा लूंगा। बस फिर किस्मत मेरी वाइफ की तबीयत खराब होगी उसी दिन, तो फिर मैंने उसे फोन करके कहा भाई देख तुझे खाना किसी और दिन खिलाऊंगा, आज तो बस क्लास ले ले अपने घर से। कह रहा कोई बात नहीं। उनकी फेवरेट स्ट्रेटजी वही है ना सर, 500 पॉइंट ऊपर 500 पॉइंट नीचे की स्ट्रेटजी आती है उसे बस। कौन सी सर? यही 500 पॉइंट ऊपर 1000 पॉइंट ऊपर 1000 पॉइंट नीचे। मगर सर आपके फ्रेंड तो 1000 मगर लॉट ज्यादा लेते हैं, बहुत लॉट ले। मैं बता तो रहा हूँ, 6 लाख रुपए का प्रॉफिट दिखाया था उसने, 18 लाख रुपए का प्रॉफिट कैसे आया होगा? सोचो 50-50 रुपए बचाता है, कितने लॉट लेता होगा? 50 लॉट 300 लॉट ले लेता है एक दिन में, 150 लॉट 200। 300। अगर 50 रुपए लॉट भी बचा, 200 लॉट है, 10,000 हो गए एक दिन के। हाँ सर आप तो बोल दो कि एंजल वन ज्यादा 35 से ज्यादा लॉट नहीं देता, तो 35 करके 5 बार ले लेता है, तो वन टाइम 35 ही देगा। हाँ आप कभी बिड लगा के देखना, 35 लॉट से ज्यादा की लगेगी ही नहीं। लेकिन 35 लॉट की बिड लगाने के लिए 35 लॉट के पैसे भी तो होने चाहिए अकाउंट में। 35 बात तो ठीक है सर, पैसे अकाउंट पे तभी तो लगेगा। सर आपके दोस्त के पास कार कौन सी सर, रेंज रोवर या फिर? अच्छा सोचो कौन सी होगी। हाँ हाँ सोचो। अरे छोड़ो रेंज रोवर छोड़ो, अमाउंट बताओ कि इतने बड़े आदमी पे जो बिना मेहनत के टेंशन फ्री 6 लाख रुपए महीना तो सिर्फ यही से कमा लेता है। उसके अलावा उसकी वाइफ भी सी है, वो भी सी है, वो प्रैक्टिस से भी कमाई लेते हैं। उसके बाद इतनी प्रॉपर्टी, उनका रेंट आ रहा है कम से कम 2-3 लाख रुपए 4 लाख रुपए का रेंट आ जाता है हर महीने। मतलब जो इंसान कम से कम 10 से 12 लाख रुपया कमा रहा है और खर्चा कुछ है नहीं, कंजूस है ना एक नंबर का। बीवी इसकी बहुत ज्यादा खर्चीली है, वो इतनी ज्यादा खर्चीली है, वो मैं बता रहा, मेरी बीवी होती तो मैं तलाक ही दे देता। वो इतनी ज्यादा खर्चीली है, वो भी खर्चा करती है। तो लेकिन चलो BMW तो होगी कम से कम 1-8 करोड़ की। चलो BMW नहीं है, लेकिन मैं कह रहा बहुत महंगी गाड़ी नहीं है, भी मैंने बता दिया। चलो सोचो कितने की होगी, कितने लाख की गाड़ी होगी? 15 लाख की तो होगी कम से 50 कम। लाख अच्छा सोचो इतने बड़े आदमी जिसकी मियाँ बीबी दोनों सीए, रेपुटेशन भी होनी चाहिए, कम से कम 20-25-50 लाख की गाड़ी तो होनी चाहिए ना अपने पास। यस। अच्छा अगर मैं कहूँ, छोड़ो मैं बताता नहीं, बेइज्जती हो जाएगी। बता ही दो सर, अब तो खत्म हो रही है बात। अच्छा अगर मैं कहूँ उसके पास गाड़ी का मॉडल भी 2015 का है, वाव मतलब 10 साल से एक ही गाड़ी चला रहा है। इकोनॉमिस्ट तो सर। और सुनो, क्या और बात है। गाड़ी की कीमत भी 10 लाख से कम है। नई गाड़ी मतलब वो मारुति। गाड़ी अगर आज के दिन खरीदी जाए तो 10 लाख से कम में आ जाएगी वो गाड़ी, और वो 10 साल स्विफ्ट तो नहीं है सर? हाँ सैलरी वैगन आर होगी, वैगन आर। वैगन आर से थोड़ा सा ऊपर है बस।
आल्टो तो नहीं है सर, सर डिजायर से भी नीचे है। बलेनो आल्टो सर वो दूसरी बाहर की कंपनी की है, उसका नाम नहीं मुझे पता। बलेनो फॉर्ड टीगो ये तो सर, फॉर्ड टीगो मारुति की है बलिनो। उसकी बलेनो नहीं है उसके पास। ना, उसके पास फॉर्ड ना, टीगो। मैं बताता हूँ, कुछ अलग सा नाम है और उसकी है हुंडई कंपनी की है। सर 4 सीटर कार ही है, छोटी सी। इयॉन होगी सर, इयॉन हाँ, इयोन से हुंडई की इयॉन। लोन है सर। यौन स्पोर्ट्स मॉडल है। सर कोई ग्रैंड i10 स्पोर्ट, शायद i10 है, हाँ शायद i10 है। ग्रैंड i10। हाँ होगी। मतलब सस्ती गाड़ी है और उसका बिल्कुल कबाड़ा बना रखा है। एक दिन मेरे को गाड़ी की जरूरत पड़ गई तो मैंने इससे गाड़ी मांग ली। मैं इसके घर से निकला गाड़ी लेके और दूसरे रोड से घुमा के वापस के घर पे खड़ी करके, भैया मेरा काम हो गया, मैं जा रहा हूँ। मैं गाड़ी चला ही नहीं सकता, वो खराब ही थी। खड़खड़ खड़खड़ बोल रही थी। मैं कहा ये पता नहीं जा पाएगी कि नहीं, मैं इसे कहाँ लेके खड़ा रहूंगा। मैं गाड़ी किराए की करके चला गया फिर। तो और आपके पास क्या सर, मर्सिडीज वगैरह नहीं भैया, कौन सी क्लास? मर्सिडीज नहीं है मेरे पास। मेरे पास 2 गाड़ियां हैं इस टाइम पर। अरे मेरे पास 2 है लेकिन दोनों छोटी हैं। मैं ले रहा हूँ एक ईवी ले रहा हूँ, सोच रहा हूँ अभी। एक्चुअली क्या है, मेरे पास ना पार्किंग की जगह नहीं है। मेरा घर जो है वो 12 फीट की गली में है। अब 12 फीट की गली में अगर कार खड़ी कर दो तो कोई ट्रक व्रक आना पड़े या कूड़े वाले की गाड़ी आती है सुबह को, तो वो प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए हम बड़ी गाड़ी नहीं ले पा रहे। मैंने बहुत पहले ली थी। मेरा है 2020 का मॉडल ऑल्टो, और एक मेरे पास है इयॉन 2017 का मॉडल। तो मैंने इयॉन नहीं बेची लेकिन ऑल्टो ले ली साथ में। और अब मैं दोनों में से एक बेचने की सोच रहा हूँ, इयॉन बेच दूंगा और एक 7 सीटर या 8 सीटर ईवी लेने की सोच रहा हूँ। क्योंकि जब मेरा छोटा भाई और मैं जाते हैं तो मैं दोनों गाड़ी लेके जानी पड़ती है दोनों को। तो हम एक बड़ी गाड़ी लेने की सोच रहे हैं जिससे कि दोनों परिवार एक ही साथ जा सके, एक ही गाड़ी। सर एमजी की ईवी वो जो एक नई आई है ना, वो बहुत अच्छी गाड़ी है सर, अभी देख के आया था मैं चलिए 9 2 बज महीने गए हैं, पहले। 9 बज गए हैं। थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। किसी को कोई क्वेरी कुछ पूछना हो, वरना मैं नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करूंगा। सर विंडसर है, वो विंडसर विंडसर 16-17 लाख। मुझे ज्यादा हाँ, विंडसर का एक नाम नंबर, सुना है। मुझे ज्यादा गाड़ियों की एक नॉलेज नंबर गाड़ी है सर। नहीं। मेरा मैं भी लेने गया था, देख के आया मैंने, मजा आ गया उस गाड़ी में, बिल्कुल एक नंबर गाड़ी है सर। हाँ देखो, मेरा मानना ये है कि मेरी गाड़ी चलती है बहुत कम। मतलब मेरी ससुराल 70 किलोमीटर दूर है। देहरादून हमारे पास ही पड़ता है। मेरे छोटे भाई की ससुराल भी देहरादून है। तो कहाँ जाते हैं हम? अच्छा, लोकल में हम चलाते नहीं है, भीड़ इतनी ज्यादा होती है, गाड़ी चलाने का कोई फायदा नहीं है। तो हमारी गाड़ी का क्या हिसाब है कि एक महीने में 1 या 2 बार निकल गई। कभी बारिश हो गई तो बच्चों को स्कूल छोड़ आए, कभी घूमने का मन हो गया तो निकले बाहर 2-4 किलोमीटर का राउंड मार के। सब मार्केट में ही हूँ मैं, सब मेन सहारनपुर में रहता हूँ। सारी बड़ी बड़ी मार्केट मेरे घर के आसपास ही है। तो गाड़ी निकाल ली, किसी आउटर की जगह पर चले गए, मूवी देखा है और वापस आ गए। मतलब गाड़ी चलती ही नहीं है। पूरे 1 साल में भी 5000 किलोमीटर भी नहीं चलती है ना। तो इस वजह से अगर महंगी गाड़ी मैंने ले ली, मान लीजिए मैंने 20 लाख की गाड़ी ले ली, उसकी लाइफ है 10 साल, तो 2 लाख रुपए साल की कॉस्ट हो गई मेरे लिए। और 2 लाख रुपए में 5000 किलोमीटर चलाने के 2 लाख क्यों दूं? तो मेरा मानना ये है कि जिसको गाड़ी कम चलानी है उसे महंगी गाड़ी नहीं लेनी चाहिए। अगर मुझे वो ज्यादा लगेगा कि मैं छोटी गाड़ी चलाता रहूं, और जब मुझे कभी बड़ी गाड़ी में जाने का मन करे तो मैं किराए पे ले जा लूं, तो भी मेरे साल के 2 लाख नहीं खर्च होंगे। कितना किराया बड़ी गाड़ी? 2000 रुपये रोज। सर फिर आपके लिए ईवी नहीं है, हाँ, क्योंकि ईवी में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है सर, हम खेती किसानी वालों के लिए ईवी सबसे बेस्ट है। क्योंकि हम उस गाड़ी को लेके आएंगे और खेत में लगा देंगे चार्जिंग में। हमारे पास 3 फेस लाइन है, बोर बड़ी बड़ी मोटरें हैं। लेकिन यदि हमने उसको घर में लगा दिया तो वो एक बार चार्ज होने में ही 60 से 70 यूनिट लेती है। अब यदि महीने में 10 यूनिट, 60-70 यूनिट ले रही है सर एक बार चार्ज होने में। 500 और महीने में यदि अपने महीने में कम से कम 500-600 यूनिट आई तो बिल ही हजारों का आ जाएगा। इसलिए ये गाड़ी बिकने में तकलीफ हो रही है सर। मेरे लिए भी ईवी ठीक नहीं है, तो इसीलिए मैंने कैंसिल कराया। अभी सोच रहा हूँ, और मेरे लिए बड़ी गाड़ी ठीक नहीं है। क्या करूंगा लगा के 20 लाख रुपया? तो मैं सोच रहा हूँ अभी क्या करना चाहिए क्या नहीं। सर क्रेटा लो, सर क्रेटा लो, सर क्रेटा ले लो, क्रेटा अच्छी गाड़ी है। बीच में मैंने ऑल्टो लेने से पहले क्रेटा ली थी, और क्रेटा लेने के बाद मेरे को जैसे ही मैं उसे खरीद कर लाया, जब पहली बार चला कर ले गया, मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तो मुझे क्रेटा इतनी मनहूस लगी, मैंने खरीदने के 3 दिन बाद उसको लगभग 2 लाख रुपए के घाटे पे बेच दिया, ठीक करा के। इंश्योरेंस लेके मैंने ठीक करा दिया था उसे, और 2 लाख रुपए के घाटे पे नई की नई गाड़ी बेच दी थी।
इसीलिए मेरे पास आज ऑल्टो है, वरना मैं इससे क्रेटा लाया था, तब ये फिर आप मारुति लो सर, फिर एम आपके लिए शुभ है और हुंडई का एच। मारुति ले लो आप, बड़ी हैरियर ले लो सर, हैरियर। अरे मैं सोच रहा हूँ कुछ तो लूंगा जो है वही मारुति में एवरेज बहुत ज्यादा है, मारुति की एवरेज बहुत ज्यादा है, बहुत बढ़िया है, सर्विस भी, कॉस्ट भी कम है उसकी। पढ़ना स्टार्ट करें। आयरन कॉन्डर सर क्वेश्चन नंबर 9 है 94 पेज पे, पेज वो नंबर एक बार देख। 94 आ जाते हैं जी। पेज नंबर 94 क्वेश्चन नंबर 9 9 आयरन कॉन्डोर। हाँ तो मैक्स प्रॉफिट क्या है इसके अंदर, देखिए आपने पुट खरीदी 800 की और आपने पुट जो बेची वो 800 की 40 रुपए पे और जो खरीदी वो 20 रुपए पे। यहाँ पर 20 रुपए आपको मिल गए और 20 ही रुपए यहाँ पर मिल गए, क्योंकि आपने 50 की बेची और 30 की खरीदी, टोटल 40 रुपए आपको मिल गए। तो मैक्सिमम प्रॉफिट तो आपको बस 40 ही रुपए होगा। आपको आंसर 60 आ रहा है। हाँ अभी बता रहा हूं मैं। शॉर्ट किया आपने पुट 40 रुपए पे, लॉन्ग किया 20 रुपए पे, तो 20 रुपए आपको मिले। फिर आपने शॉर्ट किया 50 रुपए पे 18,200 की कॉल और बाय करी 18,400 की 30 रुपए पे। हाँ तो नीचे गलत है फिर ये 50 40 माइनस, हाँ तो कैलकुलेशन में से 50 जाएंगे 40 ही आएगा। ये आंसर 40 है इसका। नीचे कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक है, बाकी है सही सब कुछ लिखा हुआ। 40 प्लस 50 जो बेचे थे वो प्लस कर लिए, जो खरीदे थे वो माइनस कर दे। 40 रुपए का प्रीमियम आपको मिला है, जितना मिला उससे ज्यादा प्रॉफिट तो ही नहीं सकता। अच्छा इसी क्वेश्चन में अगर मैक्सिमम लॉस पूछ लेते तो धीरज जी, इसी क्वेश्चन में लॉस। दाऊद जी हैं क्या? लो सर, इक्वली हो जाना था। नहीं सर में किसी को इसका आंसर बताओ। यस सर बताइए। अनलिमिटेड होना चाहिए सर। अनलिमिटेड तो है ही नहीं जब हेज कर रखी है पोजीशन। आपने जब पुट बेची तो 800 की बेची और खरीदी 600 की, तो मैक्सिमम लॉस हो सकता है 200 रुपए का। या तो ऊपर होगा लॉस या नीचे 200 का लॉस हो सकता है, लेकिन 40 रुपए आपके मिल गए हैं पहले ही। मैक्सिमम लॉस है इसमें 160 का। सर वो कैसे सर? ओके सर। आपने जो डिफरेंस अमाउंट है वही तो लॉस होगा। आपने जैसे कॉल खरीदी, आपने कॉल खरीदी है, कॉल बेची है आपने 18,200 की। 18,200 की कॉल सेल करने का मतलब ये है कि आपको लग रहा है मार्केट 18,200 से ऊपर नहीं जाएगी, लेकिन मान लो ऊपर जाने लगी तो आपको लॉस होना शुरू हो जाएगा। लेकिन 18,400 आते ही लॉस होना बंद हो जाएगा। 18,200 की सेल की आपने तो इससे ऊपर जाने पे लॉस होगा, लेकिन 18,400 की आपने क्या कर लिया, इंश्योरेंस प्रीमियम ले लिया, इंश्योरेंस दे दिया। इंश्योरेंस प्रीमियम होने की वजह से 200 से 400 तक तो लॉस होगा, लेकिन 400 के बाद लॉस होना बंद हो जाएगा। तो मैक्सिमम लॉस जो है वो 200 यूनिट है, 200 रुपए है। माइनस 40 आपको पहले ही मिल गए, तो 160 रुपए का मैक्सिमम लॉस हो सकता है किसी भी तरफ। दैट इज कॉल्ड आयरन कॉन्डर। क्लियर? राइट सर। और कोई सर एक बार स्क्रीन दिखाइए सर।
ठीक है सर। और कोई क्वेरी किसी की? सर ये दोनों मिला के आपने 40 रुपीज माइनस किया ना सर? हाँ, टोटल प्रीमियम तो 40 रिसीव हुआ ना टोटल नेट में। वही किया। मैक्सिमम प्रॉफिट इसके अंदर 40 है, मैक्सिमम लॉस इसके अंदर 160 है। और किसी की कोई क्वेरी? सर क्वेश्चन नंबर 10 उसके नीचे वाला। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे अब। ये बटरफ्लाई स्प्रेड है, आयरन कॉन्डोर का उल्टा होता है बटरफ्लाई। इसमें क्या किया इन्होंने, एक कॉल बाय की 100 रुपए पे और एक कॉल सेल करनी थी एक ही, लेकिन उसके साथ साथ एक कॉल ये वाली, यानी 2 कॉल बाय करके 2 कॉल सेल कर दी। चलिए 2 कॉल बाय करके 2 कॉल सेल कर दी। व्हाट इज द नेट प्रीमियम एंड मैक्सिमम लॉस? सबसे पहले तो नेट प्रीमियम क्या है देखिए, बाय बाय वाला जोड़ लो। एक तो 100 रुपए में बाय करी एक, और एक 20 रुपए में, तो टोटल जो हमने पे किया 120, और 120। वो हुआ 50 इंटू 200। तो जो रिसीव करा वो 100 है, जो पे किया 20, यानी कि 20 नेट पे हुआ। नेट पे किया हमने 20। अब क्या हुआ, मैक्सिमम लॉस भी हमने 20 रुपए पे करे हैं, तो 20 रुपए नेट लॉस है हमारा मैक्सिमम। आंसर तो यही आना चाहिए था, कैसे आ गए? चेक करते हैं जी। सर सेल तो 2 टाइम्स किया है ना सर? हाँ, सेल 2x किया है। देख रहा हूं मैं। 1700 800 की कॉल बाय करी 100 रुपए में, ठीक है, और 1800 की कॉल सेल कर दी 50 रुपए में, ठीक है, और 18200 की कॉल 20 रुपए में बाय करी है, ठीक है। अब वो पहली बात तो है, व्हाट इज द नेट प्रीमियम? नेट प्रीमियम तो 20 है, तो आंसर ठीक है। 20 रुपीज नेट प्रीमियम आ गए, तो हमें समझ में आ गया हमने 20 रुपए पे करे हैं। और जब हमने 20 रुपए पे किए हैं तो 17800 की कॉल, अब हम यहाँ पर बना लेते हैं ऐसे, 17800 की बाय की और 18200 की बाय की और 18000 की सेल की। ऐसा करने से ये हुआ कि जो हमने 18000 की सेल की है तो उसे 17800 तो हेज कर रही है। हाँ, ये मेन दिक्कत है। देखो 18000 की 2 बार लिख लो, क्योंकि 2 बार की है ना, तो ये 18000 वाली से 17800 वाली हेज हो गई, क्योंकि जैसे ही वो 17800 आएगी मार्केट तो वो उसे बचा लेगी। 17800 वाली हमने बाय कर ली और 18000 वाली सेल कर ली। इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि पोजीशन हेज है या नहीं, तब पता चलेगा मैक्सिमम लॉस कितना है। बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है ये। अब देखिए नेट प्रीमियम तो हमारे पास आ गया 20, ये 10 नहीं है, इसका आंसर 20 है। देखो 100 माइनस 2 इंटू 50 प्लस 20, आंसर आएगा 20, और यहां पर भी 20 ही आंसर है। थोड़ा सा गलत हो रखा है, आंसर 20 है इसका, आंसर यही है। 20, ठीक है। हाँ नेट प्रीमियम तो 100 है, 120 ऊपर का है। नेट प्रीमियम तो 20 पे किया है ना हमने, तो मैक्सिमम लॉस भी 20 हो सकता है। हाँ प्रीमियम हम रिसीव करते हैं तो उस केस में हम फिर डिफरेंस निकाल लेते हैं इनका, तब हो जाता क्वेश्चन हार्ड। ये अगर डिफरेंस पे, अगर मान लो इसमें 20 रुपए हमने पे करने की जगह रिसीव किए होते तो फिर उसका मतलब लॉस अनलिमिटेड हो जाता। फिर हमें देखना पड़ता कितना लॉस है, फिर इन दोनों का डिफरेंस निकाल के, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था वैसे करना पड़ता। और कोई क्वेरी? और कोई क्वेरी? खत्म? चलिए 4 क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से करा के फिर अगले लेसन पे चलते हैं। 4 क्वेश्चन ये वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये वाले 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, सैंपल क्वेश्चन करके लिखता हूं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। इफ एन इन्वेस्टर बाय अ कॉल ऑप्शन, एक इन्वेस्टर ने कॉल ऑप्शन बाय करी विद लोअर स्ट्राइक प्राइस एंड सेल्स अनदर कॉल ऑप्शन विद हायर स्ट्राइक प्राइस। कह रहा है कि पहले एक लोअर स्ट्राइक प्राइस की, मतलब 18000 की कॉल बाय कर ली मान लो, और ऊपर के 18500 या 18200 की सेल कर दी। तो हमें पता है इसका नाम क्या होता है, बताओ क्या होता है इसका नाम? तो बुलिश स्प्रेड आएगा। नहीं, वैसे इसका नाम क्या होता है? सर ये स्ट्रैंगल है। ट्रायंगल सर। बुल कॉल स्प्रेड। हाँ इस ट्रायंगल में तो हम सेल करते हैं दोनों तरफ की, शॉर्ट करते हैं, बाय करते हैं, लेकिन कॉल और पुट दोनों करते हैं। यहाँ पर तो सिर्फ कॉल करी से बोलते हैं बुलिश स्प्रेड या फिर बुल कॉल स्प्रेड। बुल कॉल स्प्रेड। ऐसे ही अगर पुट बाय करके पुट सेल कर दे तो बेरिश पुट स्प्रेड। ये बताया था मैंने, ध्यान से पढ़ना, पेपर में आते हैं। इस वाली स्ट्रेटजी का नाम होता है बुल कॉल स्प्रेड। एक कॉल बाय करते हैं, एक सेल। चलो अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेज्ड पोजीशन। इसमें से हेजिंग पोजीशन क्या है? देखो शॉर्ट स्ट्रैंगल में हेज नहीं होता, शॉर्ट स्ट्रैंगल में भी हेज नहीं होता, कवर्ड कॉल में भी हेजिंग पूरी नहीं होती,
सिर्फ उतने रुपए तक सेफ हो जाते हो जितने पैसे मिल गए हो। लेकिन प्रोटेक्टिव पुट में आप पूरे के पूरे हेज हो जाते हो, इंश्योरेंस प्रीमियम की तरह काम करता है। तो ये है हेज्ड पोजीशन। हेज्ड का मतलब कि जहां पर लॉस बढ़े ना, तो हेज पोजीशन होती है प्रोटेक्टिव पुट। इजी। यस सर। अगला, पुट कॉल पेरिटी रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन, पेरिटी का मतलब रेशो भी बोल सकते हैं, कि पुट कॉल को जो हम कंपेयर करते हैं, पेयर करते हैं या फिर रेशो निकालते हैं, वो किस चीज से रिलेटेड होता है? फ्यूचर एंड ऑप्शन से रिलेटेड होता है। कॉल ऑप्शन द सेम स्टॉक विद द सेम मैच्योरिटी बट डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस से होता है कॉल का खाली। या फिर सी, पुट एंड कॉल दोनों से रिलेट होता है, सेम स्टॉक बट डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस एंड डिफरेंट मैच्योरिटी। डिफरेंट मैच्योरिटी नहीं होता उसके अंदर। डी होता है, पुट कॉल रेशो हम जब भी करते हैं तो कॉल और पुट का निकालते हैं, लेकिन वो सेम मैच्योरिटी के और सेम स्ट्राइक प्राइस पे होने चाहिए, उसी का हम पीसीआर निकालते हैं। तो कॉल एंड पुट ऑप्शन ऑफ द सेम स्टॉक विद द सेम स्ट्राइक प्राइस एंड द सेम मैच्योरिटी, उसको ही पीसीआर बोलते हैं, पुट कॉल रेशो। जब सेम स्टॉक का, सेम मैच्योरिटी का और सेम स्ट्राइक प्राइस का निकाला जाए तो उसे पुट कॉल रेशो बोलते हैं। क्लियर? यस सर। Which of the following situation indicates bullish trend in the underlying? इनमें से कौन सी आपको बुलिश लग रही है? बुलिश मतलब कि हमें लग रहा है मार्केट बढ़ेगी। ऐसा कब होता है? जब ओपन इंटरेस्ट ओआई बढ़ने के साथ साथ प्राइस भी बढ़े। एक तरीका तो ये होता है बुलिश, और या फिर ओपन इंटरेस्ट घटने के साथ साथ प्राइस बढ़े। मतलब प्राइस बढ़ना ही चाहिए तभी होगा। अब देखो इसमें से प्राइस कब बढ़ रहा है? राइजिंग फ्यूचर प्राइस लिखा हुआ है अलोंग विद फॉलिंग ओपन इंटरेस्ट, ये शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं, शॉर्ट कवरिंग। उस दिन बताया था ये। फेलियर, फॉलिंग इन फ्यूचर प्राइस, प्राइस गिर रहा है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, मतलब शॉर्ट बन रहे हैं। तीसरा है प्राइस भी बढ़ रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, इसी को बोलते हैं बाइंग हो रही है। अगला, फॉलिंग इन फ्यूचर प्राइस, प्राइस तो गिर रहा है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, ओपन इंटरेस्ट भी गिर रहा है, तो इसे प्रॉफिट बुकिंग बोलते हैं। ये चारों के नाम अपने पास लिख लो, याद कर लेना, और आंसर इसमें हो गया सी, ये बुलिश है, बाइंग। इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको भेज रहा हूं। देखो ये ओवरसोल्ड होने की वजह से बाजार में तेजी लौटी है, अनिल सिंघवी ने आज बताया। लेकिन मैंने उस दिन आपको बता के ये भी कह दिया था कि 2-3 दिन बाद अनिल सिंघवी बता रहा होगा, याद है? उस दिन यस। ये बहुत लेट बताता है, उल्ट बताता है सारा कुछ। मैं बताता हूँ क्या होता है। वो बैठे हैं न्यूज चैनल पे, वो क्या करते हैं, जब चीज हो जाती है तो उसे पहचान के, अरे हम बताएंगे क्या हुआ, वो बता देते हैं। एनालिस्ट का काम होता है कोई चीज जब नहीं हुई उससे पहले बता दो, यही तो एनालिस्ट का काम है। लेकिन वो बैठे हैं एंकर का काम है जो हो गया उसको डिस्क्राइब कर दो क्या हुआ। तो वो अपना काम बिल्कुल ठीक से कर रहे हैं, क्योंकि वो एनालिस्ट नहीं है, वो एंकर है। एंकर का काम क्या होता है? कमेंट्री देना। अरे राहुल द्रविड़ जी ने छक्का मार दिया है, पहले थोड़ी मुझे लग रहा है राहुल द्रविड़ जी इस बॉल पे छक्का मारेंगे, ऐसे थोड़ी बोलते हैं। एंकर का काम होता है जो हो गया उसे अच्छे से डिस्क्राइब करना, कि किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो आ जाए। एनालिस्ट का काम होता है जो होने वाला है उसे प्रिडिक्ट करना, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन प्रिडिक्ट करना। मैंने आपको आज से 3 दिन 4 दिन पहले बताया था कि अभी किसी न्यूज चैनल पे ये नहीं कह रहे मार्केट बढ़ेगी, सब डरा रहे थे, कह रहे थे मार्केट और गिरेगी, 21,000 आ जाएगी, 22,000 आ जाएगी। मैंने कहा था बस मार्केट जितनी गिरनी थी गिर गई, 100, 200, 400 पॉइंट और गिर सकती है, भी बोला था मैंने। बोला था 23,800 तक भी आ सकती है, 24,200 तक आ सकती है, लेकिन किसी भी कीमत पे मैंने कहा था इससे नीचे नहीं जाएगी और मार्केट यहां से कवर करेगी। और देखिए मार्केट कवर हो गई। और मैंने ये भी कहा था कि थोड़ा बहुत कवर, बहुत ज्यादा कवर करेगी, अभी 1 या 2 महीने के अंदर अंदर लाइफ टाइम हाई काट देगी। और मैं अभी भी मैं आज भी कह रहा हूं मार्केट अभी और बढ़ेगी। ऐसा हो सकता है कल को मार्केट गिर जाए थोड़ा बहुत 100-200 पॉइंट, लेकिन 100, 200, 400 पॉइंट गिरेगी तो 1000 पॉइंट बढ़ेगी भी। अल्टीमेटली अभी अपना हाई काटेगी। जब तक एफआईआईज की पोजीशन 35, 40, 45% ना हो जाए, ये मार्केट अब बढ़ती ही रहेगी। ऐसा हो सकता है एफआईआई भी 1 महीने तक भी अपनी पोजीशन को ना बढ़ाए, मतलब 9 से 12 आ जाएंगे, 12 से फिर 9 चले जाएंगे, 9 से फिर 12 आएंगे, 12 से फिर 9 चले जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली उनकी पोजीशन 50 के आसपास आएगी। और जिस दिन वो 50 आएंगे उस दिन वो मार्केट में नया हाई बनाएंगे, और वो 1 महीने 2 महीने के अंदर बनेगा। सुदीप जी आपकी क्वेरी बोलिए। सर कल मार्केट ब्लास्ट करेगा सर? हाँ जी, कल तो मार्केट ब्लास्ट होगा एक बार, लगता तो ऐसे ही है। देखते हैं क्या होता है। मुझे भी लगता है कि कल मार्केट में ब्लास्ट ऊपर की तरफ आ सकता सर कल मार्केट ब्लास्ट होगा सर। सी वाले की चांदी है, है। सी की लग रही है
मतलब गिरती भी नहीं लग रही है, मुझे बढ़ती भी लग रही है। नहीं सर, कल मैंने जो भी सीखा आपसे सर, जो भी एनालाइज किया, कल मुझे तो लगती है कि मार्केट प्लस और अच्छी मार्केट कल रहेगी। देखते हैं, अगर प्रॉफिट ऐसा बुकिंग भी हो नहीं, सकता है अगर प्रॉफिट नहीं मार्केट प्लस रहेगी और प्रॉफिट बुकिंग आ गई तो स्क्रिप्ट्स का दाम जो कैश के मार्केट है उसका नहीं बता सकते, पर देखो कल एक्सपायरी है, एक्सपायरी के दिन जो ऑप्शन सेलर होता है वो मार्केट को ना अनिल सिंह की बात में फॉलो नहीं सर, अनिल सिंह जी की बात तो उतना नहीं है, पर मैं जो रिसर्च एनालिस्ट आते हैं ना सर 4-5 जो अपनी राय देते हैं वो स्टॉक में फॉलो करता हूँ सर, उनका राय अच्छा रहता है। एक आता है उसमें, अगर आप जानते हो तो बंसल जी सर, बंसल जी, बंसल जी तो बेकार है। हाँ धीरज जी, बंसल जी तो मजाक करते हैं, क्या नाम था? धीरज जी और एक बगड़, एक आता है जय, ठीक है जी। हाँ जय, हाँ और सर एक ही आते हैं सर, वो उनका नाम बगड़िया जी है, हाँ बाकी तो उनका सारे बढ़िया हैं। नाम बंसल को हाँ बगड़िया जी है बंसल को छोड़ के सारे बढ़िया हैं। सर। बंसल तो मजाक करता है सर बैठ के, मैं सर सुबह नाश्ते के टेबल पे बैठता हूँ, 8 से 9 देखता हूँ, 8 से 9 पौने 9 तक देखता हूँ, पर सर वो जो पीक ऑफ द डे है ना, पीक ऑफ द डे में वो बहुत अच्छा बताते हैं, और एक वो रिसर्च बनाते हैं वो एफआई के FIR रिपोर्ट उनकी, मैंने FIR मैंने जो बाकी फॉरेन क्या बोलते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल रिपोर्ट, हाँ सर वो भी अच्छी रहती है सर। अब वो तो सर जी बिजनेस, वो तो बड़े बड़े एनालिस्ट ने रिपोर्ट निकाल लिया ना अपनी, वो तो अच्छी होती है, बड़े बड़े बैंक वालों ने। सर पर सर चैनल सबसे बड़े जी बिजनेस ही सर, तो मैंने बहुत सारे चैनल देखे, मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था सर जी बिजनेस फॉलो करता हूँ सर, अच्छी है, मैं उनको फॉलो करो, अनिल सिंह की बात छोड़ दो, वो अपनी आप रिसर्च करो, लेकिन बाकी आप ओवरऑल व्यू देखेंगे तो आपको समझ में आएगा मार्केट कैसे क्या रिएक्ट करेगी। मैंने तो आपको बताया था मेरी कमीशन थोड़ी है BHL उससे, जी बिजनेस वालों से, जो अच्छा है बस। सर आपने बताया, मैं उससे पहले से फॉलो कर रहा था सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, देखो जो अच्छा है उसे अच्छा ही बोल सर ये, और ये गिफ्ट निफ्टी की भी मैं फॉलो कर रहा हूँ, गिफ्ट निफ्टी सर 80% टाइम्स करेक्ट है, हाँ चलिए 80%। अब आज आपको हम बहुत तो ये गिफ्ट निफ्टी वो क्या वो एंजल वन में दिखा दोगे आप? गिफ्ट निफ्टी एंजल वन में पता नहीं दिखती है कि नहीं, मेरे को दिखी नहीं थी सर। देखो मैं बताता हूँ क्या है, जैसे डाउ होता है ना, डाउ चलता रहता है, डाउ फ्यूचर तो चलता रहता है, डाउ बंद हो जाता है लेकिन फ्यूचर चलता रहता है, ऐसे ही निफ्टी तो बंद हो जाती है लेकिन निफ्टी का फ्यूचर चलता रहता है। गिफ्टी वाला मतलब सिंगापुर वाला, जो उसका ऑफिस है वो सिंगापुर में है, वहां से ट्रेड होता है। अगर आपको भी वो ट्रेड करना है तो आप उसमें अकाउंट खोल सकते हैं। तो उससे क्या होगा, सौदेबाजी मतलब सट्टेबाजी है कि चलो तुक्का मारे सुबह को मार्केट बढ़कर खुलेगी कि गिर के, तो लोग उसमें न्यूज का हवाला देके मार्केट अमेरिका की कैसी है उसके हिसाब से उसमें ट्रेड करते हैं। जब ट्रेड करते हैं तो मार्केट ऊपर या नीचे चलती रहती है गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से। अगले दिन मार्केट गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से खुल भी सकती है और नहीं भी खुल सकती, ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि वैसे ही खुलेगी, लेकिन 80% क्या होता है खुलती है, क्योंकि जो बंदे गिफ्ट निफ्टी को बाय या सेल कर रहे हैं वही तो यहाँ पर भी आके बाय या सेल करेंगे, और ज्यादातर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ही होते हैं। तो मार्केट लगभग 80% रिएक्ट करती है गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से, तो दैट इज कॉल्ड गिफ्ट निफ्टी, कुछ अलग नहीं है। और एंजल वगैरह पे जहां पर भी देखोगे गलत फिगर दिखाएगा, वो सही फिगर सिर्फ जी बिजनेस पे देखने को मिलेगी आपको, कितनी बड़ी घटी है। बाकी सब जगह पे भी सही फिगर दिखाएगा लेकिन कितनी बड़ी घटी है वो गलत दिखाता है। तो जी बिजनेस वालों से एडजस्ट करके दिखाते हैं, तो वहीं पर देखने में फायदा है। ठीक है सर, जो आप इस हिसाब से आप बता रहे हो, मैंने सोचा कि जो ब्लास्ट स्ट्रेटेजी हम कल बनाऊंगा, तो वो जो सर उस हिसाब से मार्केट जो बढ़ी रही है, तो हम जो कॉल है वो 1 महीने की क्लोजिंग पे देख या 31 से 10 या सितंबर की क्लोजिंग वाली वो लेके बैठ जाएं, तो वो भी तो बढ़िया है ना। अगर आप बोल दें कि जैसे 200 पॉइंट बढ़ेगी या 600 बढ़ेगी या लाइफ टाइम हाई काटेगी, तो 2 महीने के बाद अल्टीमेटली वो पोजीशन तो आ ही जाएगी, तो वो बंदा वो फायदे में ही रहेगा, प्रॉफिट में रहेगा। बिल्कुल कर सकते हो। देखो इसमें क्या होता है, रिस्क क्या है। अगर आपने 2 महीने की बाद की ली, चलो मैं 2 महीने बाद की आपको दिखा देता हूँ, क्या चल रहा है, फिर आगे नहीं पढ़ पा रहे लेकिन कोई बात नहीं, आपके कंसेप्ट तो क्लियर हो ही रहे हैं। ये देखिए आप कह रहे हैं सर 2 महीने बाद की कॉल ले लेते हैं। अगर आप कह रहे हो तेज है, मान लो तेज नहीं हुई फिर तो क्या होगा वो देखते हैं। आपने मान लीजिए निफ्टी चल रही है अभी चल रही है 24,600 की, तो आपने 2 महीने बाद की 24,600 की ही कॉल उठाई। लीजिए मैं 2 महीने बाद मतलब अगर सितंबर की उठा लेते, चलो 2 महीने बाद
सितंबर की आपने ये 30 सितंबर की उठानी चाहिए, 24,600 की 538 रुपए की है। आपने 538 वाली कॉल उठा ली। अब ये 2 महीने बाद की कॉल है, 538 रुपीज पे है। तो अब अगर आपके ब्रेक इवन की बात माने तो 24,600 प्लस 540 की मान ली मैंने इसे, तो ये हो गया 25,140 तक तो आपको प्रॉफिट होगा ही नहीं। अब इस 2 महीने के अंदर इसे 25,140 से ऊपर जाना पड़ेगा, नहीं तो आपके 540 खत्म हो जाएंगे। और 540 बहुत बड़ी अमाउंट है, 540 इंटू 75 करोगे तो लगभग 45,000 आ जाएंगे। तो उसमें रिस्क क्या है कि आपके 40 से 45,000 जा भी सकते हैं। तो इसका एक तरीका ये है कि जब आपको कंफर्म है कि मार्केट ऊपर ही जाएगी, तो एक तरीका तो ये है कि सर मुझे तो ऐसा लगता है मार्केट कंफर्म ऊपर जाएगी, तो एक तरीका तो ये है कि आप कॉल बाय करो। उसमें रिवॉर्ड ये है कि जितना ज्यादा ऊपर जाएगी उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन रिस्क ये है कि जो पैसे आपने 40-50,000 रुपए लगाए हैं खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये महंगी मिलेगी, सस्ती नहीं मिलेगी। दूसरा तरीका है कि आप इसकी पुट सेल कर दो। पुट सेल भी करोगे तो 540 की ही सेल हो जाएगी। अब ये क्या मतलब है कि सर 24,600 के ऊपर रहनी चाहिए, चाहे 24,601 रह जाए। मतलब हम ये नहीं कह रहे मार्केट ऊपर जाएगी, अगर मार्केट ऊपर ना जाए कोई बात नहीं, नीचे नहीं जानी चाहिए बस, तो भी आपको ये 45,000 रुपए मिल जाएंगे 2 महीने में। बस मार्केट नीचे नहीं जानी चाहिए। तो ज्यादा अच्छा ऑपोजिशन, ज्यादा अच्छा ऑप्शन ये है कि आप कॉल बाय करने की जगह पुट सेल कर दो। धीरज जी क्लियर? ये सेल कितने की पड़ेगी सर, इसमें देखना। हाँ, सेल करने में आपके 2 लाख रुपए लगेंगे, लेकिन 45,000 रुपए मिलेंगे अगर मार्केट नहीं भी बढ़ी तब भी। यहां रह गई तब भी 45,000 मिल गए, और बढ़ जाएगी तब भी 45,000 मिल जाएंगे, बस गिरनी नहीं चाहिए। आइडिया, हाँ तो आइडिया यही है कि ये बढ़ेगी, अगर सेल करने में बेनिफिट है। अगर आप मुझसे कहोगे देखो मुझे कंफर्म है बढ़ेगी, लेकिन उसके बाद भी अगर मुझे कहोगे ना सर कॉल खरीद लो, मैं नहीं खरीदूंगा। अरे अगर नहीं बढ़ी तो 45,000 कर चले जाएंगे मेरे, तो मैं नहीं खरीदूंगा। मुझे कंफर्म है बढ़ेगी तो मैं क्या करूंगा, पुट बेच के बैठ जाऊंगा। पुट 500 रुपए की बिकी मेरी, 500 रुपए नीचे तक सेफ हूं मैं। 24,600 से गिर के 24,100 आ भी गई तब भी मुझे लॉस नहीं होगा। सोचकर देखिए ना, 500 पॉइंट का प्रीमियम मिल गया मुझे, मैं 500 पॉइंट नीचे तक सेफ हूं, तो मैं 24,100 तक सेफ हूं, मैं तो पुट बेच दूंगा। इसीलिए मैं कहता हूं ऑप्शन बायर मत बनो, ऑप्शन सेलर बनो। सेलर तो प्रॉफिट ही आएगा। जी मैम राधा जी बोलिए। राइट सर। सर वही 24,600 यू आर आस्किंग अस टू टेक दैट टी सेल कर दीजिए करंट की, तो आप 500 पॉइंट नीचे तक सेफ, और ऊपर जाने पे 500 पॉइंट आपको मिल जाएंगे। 40-45,000 बहुत है, इससे थोड़ी कमाना है। तो पुट सेल मगर 2 लाख पाओगे, कॉल सेल मगर बिल्कुल मैम, कॉल बाय करके कमाना मुश्किल है, पुट सेल करके कमाना इजी है। व्यू दोनों का सेम है, मार्केट दोनों को पॉजिटिव ही लग रही है, लेकिन पुट सेलर कमा जाएगा, कॉल बायर रह जाएगा। मार्केट बढ़ भी जाएगी तब भी, मान लो मार्केट 500 पॉइंट बढ़ी, कॉल बायर को बेचारे को कुछ भी नहीं मिलेगा, उसकी जीरो हो जाएगी। 500 पॉइंट बढ़ने से उसे प्रॉफिट होगा ही नहीं, लेकिन पुट बायर पुट सेलर के 500 पॉइंट पूरे आ जाएंगे। ठीक है, तो हमेशा कॉल सर इसमें डिके भी होगा ना, डिके होगा ना, के होगा रोजाना, तो वो भी प्रॉफिट होगा ना सर? हाँ वही प्रॉफिट होगा, और क्या होगा इसमें। सुदीप जी आपकी क्वेरी बोलिए। तो एक बार एंजल में दिखाएंगे ना सर, पी कितना होता है प्रीमियम? एंजल में दिखाऊं? यस सर। ये देखिए मैम, पी चल रही है 283 रुपीज की। पी चल रही है 2 ये 280 रुपीज, ये 280 रुपीज 283 हो जाता है ना? पुलिस 283 ये 283 रुपीज भी जीरो हो ही जाएगा ना सर 2 महीने में? तो बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। जी राधा जी बोलिए। 283 है ना सर प्रीमियम? जी मैम, इसकी एक और बढ़िया स्ट्रेटजी बताऊं? हाँ हाँ बता दीजिए सर। अगर आपको लगता है कि मार्केट कंफर्म बुलिश ही है, ऊपर ही जाएगी, तो हम नो कॉस्ट बुलिश स्ट्रेटजी बना सकते हैं। हाँ, नो कॉस्ट बुलिश स्ट्रेटजी बना सकते हैं। कैसे? हम करंट की कॉल बेच देंगे,
करंट की कॉल बेच देंगे तो हम करंट की कॉल खरीद लेंगे। करंट की कॉल खरीदने के लिए हमारे को कितने पैसे देने पड़े? 540। करंट की कॉल नहीं, हम आगे की कहीं की कॉल खरीद रहे हैं। कर बुलिश स्ट्रेटजी बना के फायदा नहीं है। बुलिश स्ट्रेटजी बना के पता नहीं क्यों फायदा नहीं लग रहा मुझे, प्रीमियम अच्छे नहीं आ रहे। क्योंकि कॉल में प्रीमियम ज्यादा आ रहा है, पुट में कम। तो देखो यहां से भी हम अंदाजा लगा लेते हैं। एक और स्ट्रेटजी सिखा रहा हूं। अगर आपको ये अंदाजा लगाना है कि मार्केट में सेंटीमेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो उसके लॉन्ग टर्म के प्रीमियम चेक करो। अब आपने 2 महीने बाद के प्रीमियम चेक करे तो ऑप्शन सेलर कह रहा है कि मार्केट 24,600 के नीचे जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी है कम, इसलिए वो प्रीमियम मांग रहा है 500 रुपए का। कह रहा नीचे तो नहीं जाएगी, ऊपर जाएगी। और पुट में प्रीमियम वो ले रहा है कम, तो मतलब सेंटीमेंट कॉल की तरफ ज्यादा है, मतलब मार्केट बढ़ने के सेंटीमेंट ज्यादा है। कॉल बेचने को प्रीमियम तैयार ही नहीं है सेलर। अगर देखो कॉल और पुट दोनों के प्रीमियम देखो, अगर दोनों के प्रीमियम कॉल के प्रीमियम ज्यादा आ रहे हैं तो इसका मतलब मार्केट पॉजिटिव होगी लॉन्ग टर्म में। तो ये भी एक तरीका है अंदाजा लगाने का कि अगले 2 महीने मार्केट कहां जाएगी, क्योंकि आपसे ज्यादा दिमाग सेलर में है। तो सेलर बता देता है आपको कि मार्केट पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव। जिसके प्रीमियम जितने ज्यादा, मार्केट उतना ज्यादा उठेगी। तो अगले 2 महीने में मेरे हिसाब से मार्केट 800 पॉइंट बढ़ सकती है यहां से। तो अभी 600 चल रही है, 25,400 25,500 तक मेरा टारगेट है। अगले 2 महीने में उससे ज्यादा भी जा सकती है, 26,000 भी जा सकती है। 25,400 500 तक तो चली जाएगी। सर ये सारा वो जो सेलर है उनकी कितने सेलर उधर बैठे हुए हैं, इसी वजह से ये रेट बढ़ा हुआ है। हाँ, सेलर बेचने को तैयार ही नहीं है कम रेट पे। वो ज्यादा रेट पे बेच रहा है कॉल को, और पुट को कम रेट पे बेच रहा है, क्योंकि कंफर्म है मार्केट पॉजिटिव जाएगी। ये चीज रिटेलर के समझ में नहीं आ रही, वो बेचारा डर के बैठ गया। मार्केट कंफर्म ऊपर जाएगी, इससे ज्यादा भैया कितना बड़ा रिस्क है मेरे लिए। मैं रोज बोल रहा हूँ मार्केट ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी। अगर कल को 500 पॉइंट टूट गया, आप मुझे ट्रोल करना शुरू कर दोगे सबके साथ। एक ना देना, 2 फालतू की ट्रोलिंग सहूंगा मैं। सर आपने तो कहा था ऊपर जाएगी। मतलब रिस्क है बहुत बड़ा बोलना मेरे लिए, कोई नहीं बोलता। हर बंदा ये कहता है वैसे तो मेरे हिसाब से ऊपर जाएगी, लेकिन स्टॉप लॉस ये रहा। मतलब क्लियर रहा है, आपको कभी कोई एनालिस्ट देगा ही नहीं, और मैं दे रहा हूँ। अच्छा, वो एनालिस्ट को तो आप कुछ कह ही नहीं सकते ना, आपके पास उसका फोन नंबर है ना ईमेल आईडी है। आप उसको गाली दे सकते हो, उसे तो नहीं पता चलेगी। मेरे को तो दोगे, मुझे पता लग जाएगी। उठा के मेरे यूट्यूब चैनल पे डाल दोगे, फेसबुक पे डाल दोगे, आपस में ही बात कर लोगे, पता तो चल ही जाता है। या कुछ नहीं तो ऐसे ही डाल दोगे, हाँ सर ने कहा तो था बढ़ गई, लेकिन तो गिर गई। इतने से भी मुझे पता चल जाता है क्या कहना चाह रहे हो। लेकिन ये बहुत बड़ा रिस्क है मेरे लिए कहना, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपने एनालिसिस पे विश्वास है। मुझे पता है वो बढ़ेगी। जब एक भी टीवी वाला ये नहीं बोल रहा था ना मार्केट बढ़ेगी, तो मैंने आपसे ये भी बोला था कि आज मैं बोल रहा हूँ बढ़ेगी, कल से बढ़नी शुरू हो जाएगी। 3 दिन बाद ये सारे बोलने लगेंगे कि अब देखो अब बढ़ेगी, और देखो आज 3 दिन बाद सिंह भी बोल रहा है, सब बोल रहे होंगे अब तो। लेकिन 3 दिन पहले जब बिल्कुल सब रो रहे थे भैया मार्केट का क्या होगा, ट्रंप ये लगा देगा वो लगा देगा, तब मैंने बोला था कि मार्केट यहीं से रिकवरी लेगी, और लॉजिक के साथ बताया था। लॉजिक क्या बताया था? FII पोजीशन 9% हो गई थी, मैंने कहा यहां से रिकवरी आएगी। अप्रैल में भी ऐसा ही हुआ था। अप्रैल 15 को भी मार्केट में 9% का FII डेटा बना था, और फिर 1 महीने में वो 20% बढ़ी थी। ये भी मैं आपको दिखा चुका हूं। तो सब चीज लॉजिक के साथ थी, कोई तुक्का नहीं था कि मेरा तुक्का चल गया, लॉजिक था। ये भी बताया था कि आज मैं बोल रहा हूं अकेला ही बढ़ेगी, जब बढ़ने लगेगी तो सब बोलने लगेंगे। देखकर तो कोई भी बोल ले, पहले बोलकर दिखाओ ना, वही तो रिस्क है। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट लेसन कराने जा रहा हूं, बहुत ही जी बोलिए सुदीप जी, क्वेरी। वो वेबसाइट एक लास्ट क्वेरी सर, एक अच्छा सुदीप जी बोलिए सर। एक लास्ट क्वेरी सर, कल की जैसे मार्केट मुझे प्लस लग रही है, उनकी पॉजिटिव है, तो मैं सिर्फ सी लेके चलूं ना सर, पी साथ में लेके चलूं? अगर मुझे लेने का मन करेगा तो मैं खाली सी ही लूंगा। अगर मार्केट कल को बहुत ज्यादा बढ़कर खुल गई तो वो भी नहीं लूंगा। अगर मार्केट नॉर्मल खुलती है, अगर गिर के खुलती है, तो मैं बॉटम पे सी लेने की कोशिश करूंगा, और जो सी लूंगा वो कल के एक्सपायरी की नहीं, मैं लूंगा अगले हफ्ते की, या फिर मैं लूंगा 2 बजे जीरो हीरो कॉल। 2 बजे जीरो हीरो कॉल लूंगा, अच्छा। सोच के कि जीरो भी हो गई तो कोई बात नहीं, 500 700 1000 2000 की तो आएगी। नहीं सर,
जैसे अपने 9:15 देखते हैं, 9:15 जो मार्केट ओपन होता है, अगले हफ्ते लूंगा। 9:15 जैसे मार्केट ओपन होता है, अगर वो माइनस में खुला चाहे प्लस में खुला, अगर वॉलेटाइल नहीं तो अपने अगर वो पॉजिटिव में आया 10-20 पॉइंट 50 पॉइंट जो भी आया तो अपने सी ट्राई कर सकते हैं, या वो ब्लास्ट स्ट्रेटेजी बना के चलिए, मैंने 500 पॉइंट ऊपर 500 पॉइंट मुझे नीचे। मार्केट नहीं, ब्लास्ट स्ट्रेटजी 500 पॉइंट ऊपर 500 पॉइंट नीचे नहीं होती। ब्लास्ट स्ट्रेटजी होती है करंट की दोनों कॉल और पुट लेना, और 500 पॉइंट ऊपर 500 पॉइंट नीचे बेचना होता है, उसे हम स्ट्रेंगल बोलते हैं। हाँ, मैंने वो वर्ड नहीं है। हाँ, तो सर वो अगर आपको लगता है हाँ सर, मार्केट कल पॉजिटिव है तो आप कॉल लेकर बैठ सकते हो। वही सूर्यवंशी जी क्वेरी बोलिए। सर 9:25 में हम कोई भी जैसे खरीद रहे हैं, मान लो 500 वाला खरीद रहे हैं, तो हमको क्या क्या चीजें देखनी है मार्केट में? पहली बात तो 500 वाला बेचना होता है, खरीदना नहीं होता। हाँ, बेचना सर, बेचना। तो यही देखना होता है कि कोई ऐसी न्यूज तो नहीं है बड़ी जिससे मार्केट वोलेटाइल हो जाएगी। मान लो रिलायंस कंपनी के रिजल्ट आ रहे हैं, या आईटीसी के आ रहे हैं, या जेरेम पावेल कुछ बोलने वाला है, या ट्रम्प कुछ बोलने वाला है, या मोदी जी की कोई कैबिनेट मिनिस्ट्री की मीटिंग चल रही है, तो ऐसी कोई भी न्यूज आएगी तो मार्केट में वोलेटिलिटी आ सकती है। जब वोलेटिलिटी होती है तो हम स्ट्रेंगल बनाकर नहीं चलते। हमें स्ट्रेंगल का मतलब होता है कि मार्केट साइडवेज लग रही है, अगर मार्केट साइडवेज होगी तो हमें प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट वोलेटाइल होगी तो गामा ब्लास्ट हो जाएगा और आपको हो जाएगा लॉस, बायर को हो जाएगा फायदा। ठीक है, तो हमारे को जब भी स्ट्रेंगल बनाना है तो इस चीज का ध्यान रखना है कि कोई बड़ी वॉलिटिलिटी वाली चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो और दूर बनानी है। जैसे अब एक्सपायरी का दिन है तो आप 500 दूर बनाओ, इजी है। अगर मान लो ब्लास्ट हो भी गया तो 500 पॉइंट से ज्यादा थोड़ी हो जाएगा एक दिन में, कर सकते हो, बना सकते हो स्ट्रेंगल। जैसे मान लीजिए एक साइड 500 पॉइंट आ गया, मान लीजिए पुट अपन ने सेल किया, ठीक है, और वो लगभग 450 पॉइंट की तरफ पुट तरफ चला गया, तो 500 पॉइंट ऊपर भी है हमारा कॉल वाला, तो दोनों में से एक प्रॉफिट में रहेगा ना? कॉल वाला आप 0 के लगभग हो जाएगा, उसमें प्रॉफिट आ जाएगा 5 रुपए का, और कॉल वाले में 400 रुपए का लॉस हो जाएगा। पुट वाले में 400 रुपए का लॉस आ रहा होगा, कॉल वाले में प्रॉफिट आ रहा होगा। तो आप अपने एग्जिट कर जाओ, वो 0 ही हो गई है तो उसे एग्जिट कर जाओ, और पुट वाले का इंतजार करो, हो सकता है मार्केट में रिकवरी आ जाए तो वो लॉस पूरा हो जाए आपका, वरना आप कुछ और सोच सकते हो। ओके, ब्लास्ट स्ट्रेटेजी में आप बोल रहे हो कि मतलब जिस साइड में भी प्रॉफिट देखे वो लेके दो और उसको खत्म कर दो, नील कर दो। अगर एक साइड की बिल्कुल 0 ही हो गई हो, है ना, और आपको लग रहा है कि यहाँ से रिकवरी, यहाँ से रिवर्सल आएगा, रिवर्सल आने के केस में वो 0 वाली को रोक लो, उसे बेच के भी क्या मिलेगा, एक तरफ का प्रॉफिट बुक कर लो, दूसरी तरफ जिधर लॉस है रोक के रहो, तो 2-3 रुपए की तो रहेगा, 2-0 क्या हो गया। अगर रिवर्सल आ गया तो हो सकता है वो भी प्रॉफिट दे जाए, वरना 2 रुपए तो है उसके अंदर, जाने दो क्या हो गया, 100-200 रुपए तो है, 200। अब सर जैसे अभी 21 तारीख की निफ्टी की वो है, तो अपन जो है 500 पॉइंट का भी ले ले ताकि अगले हफ्ते तक वो 0 हो जाए, ले तो वो तो चल सकता है। ये तो पूछने की जरूरत ही नहीं, आप रोजाना ले रहे हो, रोजाना 0 भी हो रहा है। सर अब 2 बजे जब जो उसका थीटा है वो खत्म हो रहा है, उस टाइम पे हम ये स्ट्रेटेजी ले रहे हैं, तो उस टाइम पे वो मतलब जो थीटा की पोजीशन है वो नेगेटिव भी कहीं हो सकती है कॉल या पुट साइड में? नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं होता। थीटा 0 से 1 के बीच में होता है, 0 से प्रीमियम के बीच में होता है थीटा, और उस टाइम पर सेलिंग करना बेवकूफी है, उस टाइम पर तो एग्जिट कर देना चाहिए। जब थीटा ही 0 हो गया तो उसमें से निकल जाना चाहिए बस, फिर तो बायर का फायदा है, सेलर को तो नुकसान ही होता है। तो उसी टाइम पे सर वो जो गामा ब्लास्ट होता है या जो कन्वर्ट होगा उसी टाइम पे होगा वो? हाँ, तो उस यानी कि 1 बजे के बाद? हाँ, सेलर को निकल जाना चाहिए और अगले हफ्ते की बेचनी चाहिए। सर वो आपको बनानी है तो अगले हफ्ते की बनाना। आपको जो बता रहे थे कि आज बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ाने वाला हूँ सर, वो क्या है? वो शुरू करूंगा, अब आपकी क्वेरी खत्म हुई तो शुरू करूं, कर ले। चलिए, मैंने बुक सबको भेज दी है ग्रुप पे, एक लेसन और भेजा, एक लेसन करके भेज रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी लिखी नहीं है पूरी। आपके थ्योरी के लेसन 2-3 लेसन और बचे हैं, वो मैं लिख दूंगा। अभी मैंने जो एक लेसन भेजा है 2-3 दिन चलेगा, तो आज ये वाला करा देता हूँ। बहुत ही बढ़िया लेसन है और बहुत काम का है।
मुझे एक बनिए के लड़के ने बताया, आप बताना उसकी स्ट्रेटजी कैसी लगी। कि सर मान लो आपने BHEL का फ्यूचर बाय किया एट द रेट ऑफ 100, आपको पता चल गया इसने डिविडेंड दिया हुआ है, डिविडेंड 5 रुपए का। सबको पता है कि अगले दिन ये 5 रुपए गिर जाएगा, 95 हो जाएगा, पता है ये बात सबको? जी सर। चलो ये बात तो सबको समझ में आती है ना कि अगर कोई चीज का रेट जो मर्जी हो, अगर जिस दिन वो एक्स डिविडेंड होता है उतने रुपए से उसका रेट गिर जाता है, तो कैश वाले को डिविडेंड मिल जाता है और रेट अगले दिन गिर जाता है। अब एक बंदे ने क्या करा, सर मैं तो बस यही चेक करता रहता हूँ डिविडेंड किस कंपनी ने दे रखा है, और जैसे ही कोई कंपनी का डिविडेंड की एक्स डेट होती है तो मैं एक दिन पहले क्या करता हूँ, जैसे ही वो 100 रुपए का था ना, 100 रुपए का, मैं उसको 100 रुपए पे सेल कर देता हूँ, सेल एट द रेट ऑफ 100, और सुबह को खुलता है वो सुबह को 95, तब बाय कर लेता हूँ, तो मुझे 5 रुपए का हो जाता है प्रॉफिट। कौन कौन कहता है सही बात है? बिल्कुल। हाँ जी एक बार बता दीजिए। अच्छा, मैंने आपको ये कहा है कि अगर कोई शेयर 100 रुपए का है और कंपनी ने 5 रुपए का डिविडेंड दिया तो 5 रुपए उसके अकाउंट में आ जाएंगे, 5 रुपए आ जाएंगे अकाउंट में, लेकिन शेयर का प्राइस 5 रुपए से टूट के 95 ही रह जाता है अगले दिन, तो अल्टीमेटली वो 100 रुपए के केस में। अगर आपने कोई शेयर 100 रुपए का लिया और उस पर कंपनी ने 5 रुपए का डिविडेंड दिया, तो अगले दिन वो शेयर 95 का हो जाता है, 5 रुपए उसका जो डिविडेंड होता है वो काफी रेट टूट जाता है उसका, 90% केसेस में ऐसा होता है। तो एक दिमागदार आदमी ने क्या किया, 100 रुपए में बेच दिया, उसे पता था कल तो ये टूट ही जाएंगे रेट, अगले दिन 95 में खरीद लिया, तो रात में 5 रुपए बचा लिए। तो किस किस को ये स्ट्रेटजी बढ़िया लगी? सर ये सिर्फ फ्यूचर में होगा ना? तो फ्यूचर में ही होएगा, फ्यूचर में ही बेच सकते हो आप पहले। सबको स्ट्रेटजी पुट लिया तो नहीं जमेगा। हाँ, सबको ये स्ट्रेटजी बढ़िया लगनी चाहिए। नहीं पुट लिया तो सर। हाँ, अब एक और दिमागदार आदमी है, बिल्कुल सही बात है आपकी, अब आप भी आ जाओ। एक आदमी ने कहा कि भैया मैं तो एक दिन पहले पुट खरीद लूंगा उसकी 100 रुपए वाली, मान लो मैंने 100 रुपए वाली पुट 5 रुपए पे खरीद दी, अगले दिन इसका रेट हो जाएगा 95, तो ये पुट भी तो बढ़ के 5 से 8 हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है, अगर 5 रुपए अगले दिन गिरना ही है रेट तो पुट भी तो बढ़ जाएगी। तो किस किस को स्ट्रेटजी बढ़िया लगी? चलो बढ़िया है पैसे कमाने का तरीका, लेकिन आपको क्या लग रहा है जो ऑप्शन सेलर है वो बेवकूफ है? आप तो बायर हो, सेलर बेवकूफ थोड़ी है। अब जरा ध्यान समझिए, सेलर कौन है? उसे भी पता है कि कंपनी डिविडेंड देगी तो रेट गिर जाएगा, ये बात तो उसे भी पता है, तो वो बेवकूफ थोड़ी है कि आप पुट खरीद दोगे और वो बेच देगा। वो पुट के रेट पहले ही गिरा देता है। कैसे, कब गिरा देता है? कंपनी ने डिविडेंड आज डिक्लेयर करा, आज डेट है 13 अगस्त, कंपनी ने कहा आज से 20 दिन बाद मैं डिविडेंड दूंगी, उसकी एक्स डेट रख दी 23 अगस्त, 10 दिन बाद। तो फ्यूचर और कैश का जो रेट एडजस्टमेंट होगा वो होगा 23 में, लेकिन फ्यूचर का रेट जो 10 दिन बाद गिरना चाहिए था, कैश में जो 10 दिन बाद गिरेगा 5 रुपए, वो जो ऑप्शन सेलर और जो फ्यूचर सेलर है ना वो 5 रुपए आज ही गिरा देंगे। जैसे ही कंपनी ने 5 रुपए डिविडेंड दिया तो आज के दिन ही 5 रुपए रेट गिर जाएगा, क्योंकि उन्हें पता है ऐसे 10 दिन बाद भी तो गिरना ही है, आज ही गिरा दो, तो रोक थोड़ी सकता है उसे। तो जिस दिन कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया उसी दिन वो 5 रुपए गिर जाते हैं। कैश में गिरते हैं जिस दिन डिविडेंड उनके अकाउंट में आता है, अगले दिन एक्स डेट के दिन। कैश वाले टाइम में तो गिरेंगे एक्स डेट पे, और फ्यूचर वाले में गिर जाते हैं जिस दिन डिक्लेयर हुआ उसी दिन। इसीलिए कभी कभी आप देखते हो फ्यूचर के रेट कैश वाले से कम चलते हैं, क्योंकि उस कंपनी ने डिविडेंड दे रखा है, वो डिविडेंड एडजस्टेड रेट है। क्लियर दाऊद जी? यस सर। सर ये डिविडेंड डिक्लेयर करने वाले हैं, इसका भी 15 दिन पहले एनएससी पे आता होगा ना नोटिफिकेशन, जिस दिन तो वो फायदा ले सकते हैं। जिस दिन कंपनी, हाँ बिल्कुल, ये क्वेश्चन बस मैं सुनना ही चाह रहा था, मजा ही आ गया। प्रसाद जी की कॉल करके तालियां बजा दी। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया। म्यूट
म्यूट करेंगे सब। अब जरा ध्यान से समझिए कि प्रसाद जी कह रहे ठीक है सर कोई बात नहीं, कंपनी आज डिक्लेयर करेगी तो जो ऑप्शन सेलर है वो आज इसके रेट गिरा देगा, तो ये भी तो पहले ही पता लग जाता है किस दिन डिक्लेयर करेगी, मैं पहले से ही बेच के बैठ जाऊंगा। बहुत बढ़िया दिमाग लगाया, आप धीरे धीरे बनिया हो रहे हैं अब आप मेरे साथ रह रहे के। कोई बात नहीं, लेकिन दुख यह है कि सब नहीं हुए ऐसे, एक ही सही, हीरा तो एक ही होता है। चलिए देखते हैं कौन कौन बनेंगे अब हीरे इसमें से। तो प्रसाद जी ने बोला कि सर 13 अगस्त को रिजल्ट डिक्लेयर होने वाले थे, ये बात 20 दिन पहले बता देती है कंपनी, रूल है ये कि आप 20 दिन पहले नोटिस देते हो हम किस दिन रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, यानी कि आज के दिन रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, आज के दिन हम डिविडेंड देंगे, कितना देंगे ये नहीं बताया लेकिन डिविडेंड देंगे ये बता देती है कंपनी आज से 20 दिन पहले। तो प्रसाद जी कह रहे हैं कि मैं तो जैसे आज डिविडेंड की डेट है बताने की तो मैं एक दिन पहले शॉर्ट मार दूंगा। तो प्रसाद जी ऑप्शन सेलर भी तो बेवकूफ नहीं है, उसे भी तो पता है ये बात कि एक दिन पहले मार सकता हूं। तो ऑप्शन सेलर आपसे एक कदम आगे चल रहा है, वो भी क्या करता है, जो रेट गिराने का काम है ना वो जब 20 दिन पहले कंपनी ने बताया उस दिन से ही गिरा देता है, लेकिन कितना गिराना है ये उसे पता नहीं, तो वो अंदाजे से गिराता है। अंदाजे से मतलब पिछली बार कंपनी ने 5 रुपए डिविडेंड दिया था, इस बार भी 5 ही देगी, तो 5 रुपए गिरा देता है। अब अगर कंपनी ने 5 की जगह 10 रुपए डिविडेंड दे दिया तो 5 रुपए और गिरेंगे जिस दिन डिक्लेयर करा, और अगर कंपनी ने 5 की जगह 2 रुपए डिविडेंड दिया तो 3 रुपए बढ़ जाएंगे जिस दिन कंपनी डिक्लेयर करेगी। तो यहां आप सट्टेबाजी कर सकते हो। अगर 5 रुपए का प्रीमियम गिरा है और आपको लग रहा है कंपनी 5 से ज्यादा दे देगी तो आप बेच कर चलो, और अगर आपको लग रहा है कंपनी 5 से कम देगी तो खरीद कर चलो। ज्यादातर ऐसा होता है, हर कंपनी अपने डिविडेंड को सेम रखना चाहती है, जितना वो पिछले 10 साल से दे रही उतना ही देती है या उससे ज्यादा देती है, कम तो ज्यादातर नहीं देती। लेकिन अगर कंपनी को प्रॉफिट ही कम हुआ हो तो कभी कभी डिविडेंड नहीं भी देती, कभी कभी डिविडेंड कम भी दे देती है। तो यहीं पर सट्टेबाजी है, लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं, कंफर्म नहीं है क्या होगा। तो यहाँ पर भी आपको एनालिसिस ही करना पड़ेगा, तुक्का लगाना पड़ेगा, कंफर्म प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी मैंने आपको लॉजिक बता दिया कि डिविडेंड एडजस्टमेंट कब और कैसे होता है, कैश की फॉर्म में, फ्यूचर की फॉर्म में और ऑप्शन की फॉर्म में। इतना क्लियर सबको? यस सर, एक पूछूं क्या सर सवाल? हाँ पूछिए सर, क्वेश्चन से तो मजा ही आएगा। सर समझो डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया उसने, तो लाजमी है कि भाव बढ़ेंगे या फिर नहीं भी बढ़े तो? भाव क्यों बढ़ेंगे? नहीं, समझो कि जो पीरियड चालू है कि अभी इस पीरियड में आपने अगर ये शेयर खरीदा तो आपको इतना इतना डिविडेंड मिलेगा, तो जनरली वो टाइम पीरियड में शेयर का भाव ज्यादा गिरता नहीं है, बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो समझ लो हमने सेलिंग कर दी है खद फुट की दूर वाले, तो उसमें प्रॉफिट हो सकता है क्या? क्या वो भी अफेक्ट हो जाता है पहले से? कहना ये है कि अगर कंपनी के प्रॉफिट भी बढ़िया है, कंपनी ने डिविडेंड, मान लो कंपनी है ना अच्छी न्यूज है, तो शेयर तो बढ़ेगा ही, तो मैं फिर भी डीप आउट ऑफ द मनी पुट सेल कर दूंगा तो बिल्कुल प्रॉफिट होगा आपको। अगर शेयर नहीं गिरेगा तो प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर रिजल्ट ही बेकार आए हो तो गिर जाएगा। बस ये ध्यान से देख लें, रिजल्ट बढ़िया नहीं, सिर्फ डिविडेंड डिक्लेरेशन सर, रिजल्ट छोड़ के अगर किसी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया वो पीरियड तक, तो पुट सेल तो वो पीरियड में प्रॉफिट होगा, बिल्कुल होगा अगर रिजल्ट अच्छे होंगे तो। रिजल्ट अच्छे आए होंगे तो डिविडेंड डिक्लेयर देके भी कभी कभी नहीं होता वो। हाँ, कभी कभी कंपनी बेकार अच्छा डिक्लेयर कर देती है तो बेकार रिजल्ट हाँ जाएगा। करेक्ट। मेन बात ये है कि शेयर चाहिए, अगर शेयर गिरेगा तो लॉस हो जाएगा, बढ़ेगा तो प्रॉफिट आएगा। करेक्ट, चलिए बराबर। तो अब स्टार्ट करते हैं। डिविडेंड पे हम शुरू हुए, अब डिविडेंड की एक स्ट्रेटजी और दिखाने वाले हैं। मगर डिविडेंड एडजस्टमेंट तो एनी हाउ प्राइस विल बी लोअर ओनली, शेयर प्राइस। बिल्कुल, डिविडेंड अगर रिसीव कंपनी कर रही है, डिविडेंड दे रही है कंपनी, तो कंफर्म है वो एडजस्ट तो होगा प्राइस में से, लेकिन किस दिन होगा? कैश वाले केस में वो एक्स डेट पे होता है, फ्यूचर वाले केस में वो डिविडेंड डिक्लेयर होने से पहले एडजस्ट होना शुरू हो जाता है। डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ उससे भी पहले शुरू हो जाता है एडजस्ट होना, डिस्काउंट पे चलता है। अगर पुट बाय किया तो? किसका पुट बाय किया? सर कंपनी का पुट बाय किया, क्योंकि अगर एडजस्टमेंट पहले से होने वाला है तो पुट बाय करने से तो हमको प्रॉफिट हो जाएगा। फिर सर मैं आपको बताता हूँ, ये ऑप्शन सेलर हैं, हमेशा प्रॉफिट ऑप्शन सेलर को होगा, बायर को कभी नहीं होगा। तो ऑप्शन सेलर में बहुत दिमाग होता है, हमसे भी ज्यादा, आपसे भी ज्यादा, मेरे से भी ज्यादा। ये बिल्कुल हैं, सबको पता है कि कौन सी कंपनी अप्रैल में रिजल्ट घोषित करती है, कौन मई में, कोई जून में। जिस महीने में रिजल्ट आने वाला होता है वो वाला फ्यूचर पहले से ही डिस्काउंट पे चल रहा होता है,
वो वाले ऑप्शन पहले से डिस्काउंट पे चल रहे होते हैं, वो पहले एडजस्ट कर लेते हैं 3-3 महीने पहले। आप ये वाली अच्छा ठीक है। लेकिन मैंने आपको ये इसलिए समझाया कि कभी कोई आपसे पूछ रहा है जरा लॉजिक बताओ ये डिस्काउंट पे क्यों चल रहा है, तो लॉजिक किसी को पता नहीं है आज तक। तो ये मैंने आपको समझा दिया कि भैया लॉजिक ये होता है उसके डिस्काउंट पे चलने का, और जैसे ही डिविडेंड डिक्लेयर होता है वो डिस्काउंट खत्म हो जाता है, रेट बराबर हो जाते हैं या प्रीमियम पे आ जाता है फ्यूचर, ठीक है ना। तो उसका लॉजिक पता होना चाहिए ना डिस्काउंट पे क्यों चल रहा है। मैंने बहुत सारे सीएस देखे हैं, वो मैं उनसे पूछता हूँ बताइए भैया ये लॉजिक ये डिस्काउंट पे क्यों चल रहा है, कहते हैं यार पता ही नहीं। ये जो पता नहीं वर्ड है ना, ये मेरी डिक्शनरी में नहीं है। मेरे पास लगभग हर एक क्वेश्चन का आंसर है, और मैं चाहता हूं कि मैं भी आपको हर एक लॉजिक सिखा दूं जिससे कि आपके पास भी हर एक क्वेश्चन का आंसर हो। बाकी फिर समझ में ही नहीं आया आपके तो आपकी गलती है, मेरी नहीं है, मैंने तो समझाया। आगे बढ़ते हैं। अब अभी डिविडेंड एडजस्टमेंट का मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया आपको। डिविडेंड 16 पेज का जो मैं पढ़ाने वाला हूं, तो सोचिए अगर मैंने इंट्रोडक्शन में इतना मजा आ रहा है आपको, तो अभी 16 पेज पढ़ने में सिर्फ एक टॉपिक पे 16 पेजेस पढ़ने हैं आपने, तो कितने डीप लेवल तक की नॉलेज आएगी आपको, है ना। तो शुरू करते हैं वो डीप में चलना। अभी तो हम कुएं में कूदेंगे, फिर सागर में जाएंगे। जी मैम राधा। Now what you have told is regarding only first you are asking us to take a future buy at the rate of 100 or sell at the rate of 100. मैम मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर मान लीजिए आपको ये पता हो कि डिविडेंड कल को एडजस्ट हो जाएगा, तो अगर 100 रुपीज पे सेल कर दिया और कल वो एडजस्ट हो जाएगा 95 पे, तो आपको बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन ये वाली स्ट्रेटजी काम नहीं कर पाती क्योंकि ऑप्शन सेलर को भी ये बात पता है, वो डिविडेंड वाली डेट से एक दिन पहले ही उसे एडजस्ट कर देता है। चलो एक शेयर का नाम बताओ जिसका डिविडेंड कल एक्सपायर हो रहा हो, गूगल पे सर्च करके बता दो। ऐसी कोई कंपनी का नाम बताओ जिसने डिविडेंड डिक्लेयर किया और उसकी एक्स डेट कल हो। गूगल पे सर्च करो कंपनीज हुज डिविडेंड एक्स डेट इज 14th अगस्त 2025। कोई भी ऐसी कंपनी बताओ। सर रिलायंस। क्या कल है उसका एक्सपायरी, कल है उसकी एक्स डेट? हाँ सर, रिलायंस शेयर्स ट्रेड एक्स डिविडेंड ऑन अगस्त 14 अगस्त को। चलो चेक करते हैं। देखो आपके तो एग्जांपल भी इतना बढ़िया मिल गया आपको, तो सीधा रिलायंस। चलो जी रिलायंस चेक करते हैं। ये रहा रिलायंस का रेट चल रहा है 1382 और फ्यूचर का रेट देखते हैं इसके। देखिए जरा ध्यान से देखिए, रिलायंस का कैश में भी रेट चल रहा है 82 और फ्यूचर में भी चल रहा है 82। मतलब जो प्रीमियम होता है इनके अंदर वो खत्म कर दिया पहले ही। हमेशा 1% का प्रीमियम होता है, किसी भी शेयर को देख लो, आधे % का 1% का। चलो कितना डिविडेंड मिल रहा है ये भी देख ले, कितना डिविडेंड मिल रहा है रिलायंस में। सर 5.5%। 5 रुपीज का डिविडेंड है। देखो तो जो इसका प्रीमियम था पहले से वो खत्म कर दिया। 5 रुपीज का जो प्रीमियम इसमें मिल रहा होना चाहिए था 5 से 10 रुपए का रिलायंस में, वो पहले ही लेस कर रखा है। और अब देखना क्या होगा, आज रिलायंस के शेयर के रेट में कितना डिफरेंस है? 2 रुपए का ना, 2 रुपए का डिफरेंस है। कल को ये डिफरेंस बढ़ जाएगा, 5 या 7 रुपए हो जाएगा, क्योंकि जो 5 है खत्म कैसे हुआ है? अभी तो ये कल फाइनल होना है, तो आज ही खत्म हो गए। फ्यूचर में तो पहले ही रहता है। देखिए कैश का रेट है, कैश का रेट है 1382 और 1384। कल को क्या होगा, कैश वाला 5 रुपए घट के खुलेगा पहले ही, ये हो जाएगा 1377। लेकिन ये इतना ही खुलेगा क्योंकि इसको पहले एडजस्ट कर लिया। तो आज इनके बीच में 2 रुपए का डिफरेंस है, कल को इनके बीच में 7 रुपीज का डिफरेंस हो जाएगा अपने आप, क्योंकि कैश वाला तो कल एडजस्ट होएगा एक्स डेट पे, फ्यूचर वाला तो पहले एडजस्ट हो रखा है। फ्यूचर वाला तो जिस दिन डिक्लेयर हुआ था उससे पहले एडजस्ट हो गया था। मेरी बात समझ में आई सबको? तो रिलायंस का फ्यूचर बेस्ड है सर, तो क्या हो जाएगा, कल को कुछ होगा ही नहीं उसे, वो तो वहीं का वहीं खुलेगा ना। रिलायंस का फ्यूचर मान लो आज आपने 1384 पे बेचा, कल को 1384 ही रहेगा, बेच लो, कुछ भी नहीं होगा। नहीं, ये
रिलायंस जो 1302 है इसको बेच दें अपन तो। ये कैश है, कैसे बेचोगे? होंगे तभी तो बेचोगे। और अगर बेच दोगे तो ये 5 रुपए नहीं आएंगे अकाउंट में। 5 रुपए भी तो अकाउंट में आ रहे हैं डिविडेंड। क्लियर सूर्यवंशी जी? क्लियर? हाँ सर, स्ट्रेटजी अब सब खत्म हो गई सर। स्ट्रेटजी तो खत्म है। जितनी स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई आप उनसे हजारों करोड़ों बना सकते हैं अपने आप। बनाने आपको अपने आप पड़ेंगी, बन कितनी भी सकती हैं। चलिए थोड़ा सा डिविडेंड एडजस्टमेंट पे चलते हैं। जितना मैंने समझाया समझ में आ गया ना? क्लियर हो गया ना? आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, चैप्टर 10 कॉर्पोरेट एक्शन एडजस्टमेंट। सर बुक आपने दी नहीं सर आज? सर मैंने भेज दी ग्रुप पे, देखे दिन में भेज दी थी। ठीक है सर। कोई बात नहीं, प्रिंट कर लेना, मैं अपने यहाँ से पढ़ा देता हूँ आपको। कॉर्पोरेट एक्शन एडजस्टमेंट फिलॉसफी क्या है कॉर्पोरेट एक्शन की, पहले वो पढ़ लेते हैं। A company initiates several action। कह रहा कंपनी बहुत सारे काम करती है अपार्ट फ्रॉम दोज रिलेटेड टू इट्स बिजनेस। जो बिजनेस से रिलेटेड होते हैं उनके अलावा भी बहुत सारे काम करती है। दैट हैव अ डायरेक्ट इम्प्लीकेशन फॉर हिज स्टेक होल्डर, जो इसके स्टेक होल्डर को इफेक्ट करती है। दीज इंक्लूड शेयरिंग ऑफ सरप्लस विद शेयर होल्डर। शेयरिंग ऑफ सरप्लस विद शेयर होल्डर का मतलब क्या होता है? डिविडेंड। जो आपके पास वो आपने शेयर होल्डर में बांट दिया, तो मतलब ये डिविडेंड लिखना चाह रहा है। इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। चेंजेस इन कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज करने का मतलब क्या है? या तो आपने फर्दर इशू कर दिए शेयर और इशू कर दिए, या फिर बायबैक कर लिया शेयर का, या मर्जर कर लिया, या एक्विजिशन कर लिए, शेयर खत्म कर दिए, डीलिस्ट कर दिए शेयर, या फिर रेजिंग ऑफ डेट शेयर इशू कर दिए। इन सब चीजों से भी आपके रेटों पे फर्क पड़ता है, क्योंकि आपसे इन सब चीजों की वजह से आपका ईपीएस चेंज हो जाएगा। इन अ कंपनी दैट हैज मेड अ पब्लिक इश्यू ऑफ शेयर। जो कंपनी पब्लिक इश्यू करती है, द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स हैज टू बी प्रोटेक्टेड। कह रहा उसमें जो माइनॉरिटी इन्वेस्टर होते हैं, माइनॉरिटी इन्वेस्टर मतलब आप और हम लोग, जिनके पास छोटे छोटे शेयर होते हैं, उनका जो ध्यान रखना पड़ता है। तो कॉर्पोरेट एक्शन आज रेगुलेटेड बाय द प्रोविजन ऑफ द फॉलोइंग। तो कह रहा कॉर्पोरेट एक्शंस को एडजस्टमेंट के कुछ रूल बनाए गए जिससे छोटे शेयर होल्डर का नुकसान ना हो। तो वो एक्ट कहाँ लिखे हुए? एक तो कंपनीज एक्ट 2013 में लिखे हुए हैं, एक रिलेवेंट रेगुलेशन ऑफ सेबी, सेबी ने भी कुछ रेगुलेशंस दिए हैं, और लिस्टिंग एग्रीमेंट के हिसाब से स्टॉक एक्सचेंज ने भी कुछ रेगुलेशन दिए। उन तीन के हिसाब से काम करना पड़ता है। वो तीन के हिसाब से रेगुलेशन है क्या, वो बता रहा हूं। कह रहा है ऑल कॉर्पोरेट एक्शन। अब ऑल कॉर्पोरेट एक्शन में मैंने जो बताया वो क्या है? एक तो डिविडेंड बताया मैंने, बाईबैक बताया, न्यू शेयर इशू करे हो तो बताया, और डीलिस्टिंग बताई, नया डेट ले लिया हो तो बताया। ये सब काम अगर आप करोगे, all corporate action therefore need to be follow the requirement prescribed by these regulation। कह रहा तो उसके लिए आपको ये regulations चेक करनी पड़ेगी। क्या है? includes giving notice of the regulator। एक तो आपको एनएससी बीएससी को बताना पड़ेगा, स्टेक होल्डर यानी कि आपको हमें बताना पड़ेगा, और एंड फॉलोइंग द डिस्क्लोजर नॉर्म लेड डाउन इन द एप्लीकेबल क्लॉज। और कितने दिन पहले बताना पड़ेगा ये लिखा हुआ है, उसके हिसाब से बता देना। कॉर्पोरेट बेनिफिट्स एंड एक्शंस एज डिफाइंड अबव अप्लाई टू ऑल इन्वेस्टर हु अपीयर इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर। कह रहा है कि ये जो आपको कॉर्पोरेट इवेंट का पता चलेगा ना, सारे मेंबर्स पे लगेगा जो उस दिन की डेट पे रजिस्टर ऑफ मेंबर के हिसाब से मेंबर बन गया होगा। उसमें एक डेट बताई जाएगी, रिकॉर्ड डेट। उस रिकॉर्ड डेट पे जो मेंबर होगा उसे मिल जाएगा वो फायदा। इफ द शेयर्स आर हेल्ड इन फिजिकल फॉर्म, और अगर आपने फिजिकल फॉर्म में शेयर कर रखे होंगे, या इन्वेस्टर हुज नेम्स अपीयर इन द रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर मेंटेन्ड बाय द डिपॉजिटरी इन द केस ऑफ डिमेटेरियलाइज्ड शेयर। अगर आपने फिजिकल फॉर्म में कर रखे होंगे तो जो रजिस्टर में नाम लिखा होगा वो माना जाएगा, और अगर आपने फिजिकल की जगह आपने डिजिटल फॉर्म में रख रखे होंगे तो जो एनएससी बीएससी में आपका नाम डिपॉजिटरी में लिखा होगा वो वाला मान लिया जाएगा, आपको मेंबर मान लिया जाएगा, और फिर आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन दिस, कंपनी अनाउंस अ रिकॉर्ड डेट या फिर बुक क्लोजर पीरियड। कंपनी कौन सी डेट पे देखेगी कि भाई तुम मेंबर हो या नहीं मेंबर, तो वो रिकॉर्ड डेट के दिन आपके अकाउंट में वो शेयर होना चाहिए। अगर आपके अकाउंट में शेयर है तो आप मेंबर हो, तो आपको वो चीज मिल जाएगी, डिविडेंड या बोनस या जो भी दिया कंपनी ने। और अगर आप उस दिन मेंबर नहीं थे, आपने वो शेयर बेच दिए एक दिन पहले,
तो फिर भैया आपको वो सब नहीं मिलेगा, जिसने खरीदोगे उसे मिलेगा। इन्वेस्टर हुज नेम्स अपीयर इन द रिकॉर्ड ऑन दिस बिकम एलिजिबल टू शेयर होल्डर टू द रिसीव द नोटिस और द रेलेवेंट कॉर्पोरेट एक्शन और बेनिफिट। जो भी वो बेनिफिट अनाउंस किया था वो आपको मिल जाएगा। ये सेवरल कॉर्पोरेट इवेंट होते हैं बहुत सारे, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मेरी बात किसको यहाँ तक समझ में कुछ नहीं आया हो तो बोलिए। क्लियर है सबको? आगे बढ़ता हूँ। कॉर्पोरेट इवेंट कौन कौन से होते हैं वो बता रहा हूं। देखिए 10 बज गए हैं तो ज्यादा नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा ही पढ़ाऊंगा, भागना मत, अभी पढ़ लीजिए जो बता रहा हूं। चलिए, पहला कॉर्पोरेट इवेंट है डिविडेंड। ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं, तो सबसे पहले डिविडेंड ही पढ़ लेते हैं, समझ लिया आपने। कह रहा है डिविडेंड क्या होता है? पोस्ट टैक्स प्रॉफिट, टैक्स देने के बाद का जो प्रॉफिट होता है, जिसे हम EAT बोलते हैं, EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स, ठीक है, या पैट भी बोल देते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। पोस्ट टैक्स प्रॉफिट इन अ बिजनेस बिलोंग टू द शेयर होल्डर। कह रहा टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो सारा शेयर होल्डर का ही है। एंड कंपनी कैन ब्रॉडली डू 2 थिंग्स। कह रहा कंपनी इससे 2 ही काम कर सकते हैं। क्या? या तो उसे रिटेन कर ले अपने पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए, आगे कुछ खरीदने के लिए, और टू रिटर्न टू द शेयर होल्डर, या फिर शेयर होल्डर को पे कर दे। या तो वो अपने पास रिटेन कर लेगी या फिर पे कर देगी डिविडेंड। इफ कंपनी चूज टू रिटर्न मनी टू द शेयर होल्डर इन इक्वल प्रोपोर्शन, अगर कंपनी कहती है कि मैं तो इसे शेयर होल्डर में बांटूंगी, तो उसे बोलते हैं डिविडेंड। तो इट इज सेट टू हैव डिक्लेयर अ डिविडेंड। इन प्रैक्टिस कंपनी डिस्ट्रीब्यूट पार्ट ऑफ द प्रॉफिट। ज्यादातर कंपनी ये करती है, पूरा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, कुछ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट ही करती है और बाकी को रिटेन कर लेती है। द प्रोपोर्शन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट विल डिपेंड अपॉन द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल फॉर द फ्लोइंग बैक ऑफ द प्रॉफिट। ये फ्लोइंग बैक ऑफ द प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? जो पैसा आपने कमाया उसमें से जितने % पैसा आपने अपने पास रख लिया, जितना % पैसा आपने रिटेन कर लिया, वो पैसा आप कहां लगाओगे? वापस कंपनी में ही लगाओगे। उसी को बोलते हैं फ्लोइंग बैक ऑफ द प्रॉफिट। पहले आपने फसल बोई, फसल काटी, काटने के बाद उस फसल का एक पार्ट वापस से बो दिया, वापस कर दिया। फ्लोइंग बैक ऑफ द प्रॉफिट पेपर में ये आ सकता है, इसलिए आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए। फ्लोइंग बैक ऑफ द प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट का वो पार्ट जो आपने अपने पास ही रख लिया, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया और उसे अपने ही बिजनेस में वापस री इन्वेस्ट कर दिया, उसे बोलते हैं फ्लोइंग बैक ऑफ द प्रॉफिट। एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर एंड अल्टीमेटली द अवेलेबिलिटी इन कैश इन द बिजनेस टू डिस्ट्रीब्यूट द शेयर होल्डर। अ कंपनी में डिविडेंड, अब डिविडेंड 2 तरीके का होता है। एक तरीका तो यह है कंपनी ने साल के बीच में डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, उसे बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। और एक तरीका होता है एंड फाइनल डिविडेंड, एट द एंड ऑफ द ईयर। जब एट द एंड ऑफ द ईयर वो डिक्लेयर करेगी उसे फाइनल डिविडेंड बोलेंगे। A company has to pay dividend within 30 days of its declaration। जैसे ही कंपनी डिक्लेयर करती है उसके 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी को पे कर देना पड़ता है, आपके अकाउंट में जमा कर देना पड़ता है। ये 30 दिन याद रखना है, पेपर में थ्योरी में आ जाते हैं कितने दिन के अंदर डिविडेंड डिक्लेयर होना जरूरी है, तो आप कहोगे 30 दिन। सेबी ने ये कहा है कि लिस्टेड कंपनी शैल डिक्लेयर डिविडेंड इन रूपी टर्म्स पर शेयर बेसिस एज अगेंस्ट द अर्लियर प्रैक्टिस ऑफ डिक्लेयर डिविडेंड एज अ परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू। आपने जब NISM मेरे से 10-15 पढ़ा था तो मैंने वहां पर बताया था डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे दिया जाता है। लेकिन जो लिस्टेड कंपनियां हैं उनके लिए कंपनी ने, सेबी ने रूल बना दिया कि तुम्हें पर शेयर बताना पड़ेगा। तुम ठीक है फेस वैल्यू पे भी दे दो, फेस वैल्यू का 150% डिविडेंड ये भी बता दो, लेकिन साथ में ये भी बता देना एक शेयर पे कितना डिविडेंड मिलेगा। तो दोनों चीज बतानी पड़ती है उन्हें। अब से वो जो बताती हैं वो पर शेयर बताती हैं। दिस इज टू अवॉइड द कंफ्यूजन। कंफ्यूजन जो बेचारे अनपढ़ इन्वेस्टर है ना, जिनको समझ में नहीं आता, उनकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए सेबी ने रूल बना दिया कि भैया अब तुम पर शेयर कितने रुपए दिए ये भी बताना पड़ेगा, और फेस वैल्यू पे बताना चाहो तो वो भी बता दो। चलो एग्जांपल, इफ 50% डिविडेंड इज डिक्लेयर बाय 2 कंपनी, एक ए कंपनी थी एक बी कंपनी थी, दोनों ने 50% डिविडेंड ही दिया। अगर 50% लिखा है तो फेस वैल्यू का ही माना जाता है विद डिफरेंट फेस वैल्यू। ए वाली कंपनी की 2 रुपए थी तो मतलब 1 रुपया दिया, बी वाली कंपनी की 10 थी तो मतलब 5 रुपए दिए। लेकिन अगर फेस वैल्यू पे दिया तो ऐसे ही निकलेगा। तो इन्वेस्टर इन ए कंपनी विल रिसीव 1 एंड इन्वेस्टर इन बी कंपनी विल रिसीव 5। Dividend received by the investor in 2 companies are different even though the percentage is same because the face value is different। जब face value अलग अलग है तो डिविडेंड भी अलग अलग आएगा, परसेंटेज भले ही सेम हो। तो जो बेचारा अनपढ़ आदमी था उसे लगता था ले 50% ही दिया दोनों कंपनी ने, तो दोनों कंपनी को बराबर समझता था। लेकिन एक कंपनी में डिविडेंड 1 रुपया मिला, एक कंपनी में 5 रुपए। ये बात उसे समझाने के लिए सेबी ने ये भी बोल दिया बाद में, भैया ये भी बता दो कितने कितने दिए। तब कंपनी ये बोलती है, एक कंपनी बोलेगी मैं 50% डिविडेंड दे रही हूँ जो कि ₹1 रुपया पर शेयर है, और बी कंपनी बोलेगी मैं भी 50% शेयर दे रही हूँ, मैं भी 50% डिविडेंड दे रही हूँ, लेकिन मेरा पर शेयर डिविडेंड है 5 रुपए।
तो ये बात ए और बी बताएगी। आगे बढ़ते हैं। हिस्टोरिकल डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी भी आपको पहले से ही पता लग जाएगा कि कंपनी ने पिछले साल कितना दिया था, ये भी आप चेक कर सकते हो। हिस्टोरिकल डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड आपको ऑनलाइन मिल जाता है और उससे आपको पता लगता है कंपनी अपने प्रॉफिट का कितने % शेयर बांट देती है, विच इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द कंपनीज डिविडेंड पर शेयर। मान लीजिए कंपनी ने 100 रुपए कमाई है, तो अर्निंग थी कंपनी की, ईपीएस था कंपनी का 100 रुपए, लेकिन डिविडेंड दिया कंपनी ने 10 रुपए, तो वो पूछेगा डिविडेंड पे आउट रेशियो। ये आपने एनआईएसएम 15 मिनट से पढ़ा था, इसका फॉर्मूला था डिविडेंड डिवाइडेड बाय अर्निंग। इसका मैंने ऐसे बताया था डीपीएस अपॉन ईपीएस। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो को ही बता रहा है ये कि पे आउट रेशियो जो इसी को बोलते हैं डिविडेंड पे आउट रेशियो, विच इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द कंपनीज डिविडेंड पर शेयर को डिवाइड करना है अर्निंग पर शेयर से। तो आपको पता लग जाएगा कितने %। अब उसने 10 रुपए दिए, 100 में से इंटू 100 करेंगे, 10% आ गया डिविडेंड पे आउट रेशियो कि 100 का 10%। तो डिविडेंड इज मोर देन ऑन द डिविडेंड इनकम। अगर आपकी डिविडेंड इनकम एक बंदे को 5000 से ज्यादा का डिविडेंड मिल रहा है तो उससे डिविडेंड वाइल क्रेडिटिंग तो उसे 10% टैक्स काट के मिलेगा पैसा। अगर आपका डिविडेंड 5000 से ज्यादा आता है किसी भी एक बंदे को एक कंपनी से एक बारी में, तो जितने भी 5000 से ज्यादा आएगा, मान लो 6000 आ रहा है, तो पूरे 6000 पे 10% काट के 600 रुपए 5400 आपके अकाउंट में डाल देंगे और 10% का टीडीएस काट दिया जाएगा, या आप रिटर्न भर के वापस मांग सकते हो। ये क्लियर सबको? यस सर। जी, इसके बाद किसी की कोई क्वेरी हो तो बोलिए दाऊद जी। सर अगर कोई कंपनी लॉस में है फिर भी वो डिविडेंड दे रही है तो इसका मतलब क्या होता है सर? पिछले साल के प्रॉफिट उसके पास पड़े हुए हैं, उसमें से दे रही है। पर फिर भी सर वो लॉस में ही जा रही है, मतलब वो रेट कम ही हो रहा है, फिर भी वो डिविडेंड दे रही है, क्योंकि उसको तो इसके इन्वेस्टमेंट में डालना चाहिए, या तो फिर भी वो डिविडेंड दे रही है, तो इसका मतलब हम क्या समझे? इसका मतलब हम ये समझेंगे कंपनी के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है उस पैसे को इन्वेस्ट करने की, और कंपनी के पास कैश आए जा रहा है तो वो दिए जा रही है। और कभी कभी ऐसा इसलिए भी किया जाता है कि प्रमोटर को पैसे की जरूरत है, तो ये नेगेटिव होता है कंपनी के लिए। एक तो कंपनी पहली लॉस में और तुम डिविडेंड दिए जा रहे हो, तो शेयर का प्राइस गिरना शुरू हो जाएगा। वही हो रहा है सर। कौन सी कंपनी है सर? तेजस नेटवर्क्स। चलो कोई बात नहीं, किसी दिन निकल जाओ, बेकार कंपनी है टाटा की। लेकिन जी राधा जी बोलिए। Sir, in plowing back the profits, generally how the company will use the profits, either in operations or in surplus or reserves? मोस्ट ऑफ द टाइम कंपनी यूजेस इन इट्स ऑपरेशन, लेकिन ये कंपनी वो चाहे तो उससे बिल्डिंग खरीद ले, कोई वो चाहे तो उससे शेयर खरीद ले, जो उसका मन करेगा, जो उसके डायरेक्टर का मन करेगा। Okay. Like maybe investment. उन्होंने अगर कमिटेड दिया